सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में एक हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज देखे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज देखे, इक्विटी सोर्सेज, डेट सोर्सेज और इस्लामिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी हमने गो थ्रू कर लिया। आगे लास्ट पार्ट है अदर कॉमन सोर्सेज, समझना ज़रूरी है। पहला है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? बेसिकली एक फर्म है, होती है, कोई भी फर्म होती है जिसके पास पैसा होता है, वो ताड़ में रहते हैं कि अगर कोई बिजनेस प्लान है और अच्छा बिजनेस प्लान है, वो स्टार्टअप करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, हम उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे। या बेशक एक रनिंग बिजनेस है लेकिन अब वो रनिंग बिजनेस को ग्रो करवाना चाह रहे हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म आपको फंड कर सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपना पूरा बिजनेस प्लान या ग्रोथ प्लान जिसके लिए आपको पैसे चाहिए वो आप उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ये जो आपको पैसे देंगे ये बहैसियत एक पार्टनर देंगे और ये आपको सपोर्ट भी करेंगे। इनकी एक्सपर्टीज होती है, ये कुछ ऑपरेशंस आपके लुक आफ्टर कर सकते हैं, हैंड ओवर आप इनको कर देंगे। आप अपना काम करिएगा, बिजनेस प्लान को इंप्लीमेंट करिएगा या ग्रोथ प्लान को इंप्लीमेंट करिएगा। वील बी फंडिंग, जो भी आपकी नॉन करंट लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए वो भी हम आपको देंगे, जो शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए वो भी आपको देंगे, प्लस हम आपको सपोर्ट भी देंगे। होगा यूं कि अगर आप एक न्यू बिजनेस है या ग्रोइंग बिजनेस है तो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म आपके साथ पार्टनरशिप कर लेगी। जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा और वो जब मेच्योरिटी पे पहुंच जाएगा, जब ये देखा जाएगा कि अब ये सैचुरेटेड है, अब इसमें मजीद किसी किस्म की कोई ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, इन दैट केस क्या होगा? ये वहां पे आके एग्जिट ले लेंगे। एग्जिट लेने का मकसद, सिंस आप ग्रो कर चुके हैं, अब ये अपना स्टेक आपको बेच के आपसे पैसे लेके एग्जिट कर जाएंगे। अब आप बिजनेस को खुद ही चलाओ, रिस्क एंड रिवॉर्ड शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे रॉकेट इंटरनेट जर्मन कंपनी है, बहुत सारे टेक बेस्ड स्टार्टअप्स होते हैं। मिसाल दराज.pk है, फूड पांडा, लामोदी, कारमोदी, जोवागो, बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं। आप पिच करते हैं कि मेरे पास एक प्लान है लेकिन इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, तो रॉकेट इंटरनेट आपके उस प्लान में इन्वेस्ट करेगा। मिसाल दराज है, इन्होंने क्या किया, इस दराज को इतना मार्केट किया कि मे भी पाकिस्तान का कोई भी ऐसा मोबाइल यूज़र या इंटरनेट यूज़र हो जिसको दराज.pk का ना पता हो। इन्होंने प्रॉफिट कभी भी नहीं किया। ये जो ब्लैक फ्राइडे लगाते हैं या जो आज़ादी सेल लगाते हैं, सेल लगाते हैं, इनमें मुख्तलिफ अप्लाइंसेस, मोबाइल फ़ोन्स, प्रोडक्ट्स इतना डिस्काउंटेड रेट पे बेच रहे होते हैं। हालांकि अगर आप सेलर हैं, आप दराज पर रजिस्टर करें, प्रोडक्ट सेल करें एट 30% डिस्काउंट, एट 40% डिस्काउंट, तो आप बोलेंगे नहीं मैं तो नहीं कर सकता। मैं बोलूँगा आप टेंशन नहीं लो, जो डिफरेंस है वो मैं आपको पे करूँगा, आप उसको दे दो। जिस तरह एक एप्लीकेशन है गो लूट लो, सिंपल एप्लीकेशन है, आप जाके QR कोड स्कैन करें किसी भी रेस्टोरेंट पे या किसी भी आउटलेट वेंडर के पास, आपको डिस्काउंट मिलेगा। दराज ने इतनी मार्केटिंग की, इतनी मार्केटिंग की, इतनी सेल्स लगाई कि अब तकरीबन लोगों के मोबाइल में दराज.pk इंस्टॉल्ड है। हुआ ये कि चाइना का एक बहुत बड़ा ग्रुप अलीबाबा पाकिस्तान में एंटर करना चाह रहा था, लेकिन दराज इतना फैला हुआ था कि इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर एनी न्यू बिजनेस टू पिच। और दराज ने यानी रॉकेट इंटरनेट ने दराज को चलाना था भी नहीं। उन्होंने डेवलप किया, मैच्योर किया, बिजनेस को पूरे पाकिस्तान में पहुंचा दिया, डिलीवरी चैनल्स भी आपने कर दिया। पहले वो TCS या LCS के थ्रू डिलीवरीज करते थे, अब उन्होंने डेक्स खोल दिया, दराज एक्सप्रेस, ये पूरा फैला दिया। गोडाउन्स थे, ऑफिसेस थे, सब रेडी है। अब जैक मा जब पाकिस्तान में एंटर करता है तो उसके लिए भी एंट्री का बैरियर है। वो बेहतर क्या समझता है, वो दराज को ही बाय कर लेता है। और ये दराज थी किसकी? एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म की। तो वेंचर कैपिटल बेसिकली एक
फर्म होती है जो किसी भी न्यू स्टार्टअप या ग्रोथ स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करेगी, आपको पैसा प्रोवाइड करेगी, नेसेसरी फंडिंग जितनी भी आपको चाहिए, और आपको एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगी। जब आपका बिजनेस मेच्योरिटी पे आ जाएगा ये एग्जिट कर जाएगी, आपको स्टेक बेच के ये निकल जाएगी। अब दराज वॉज नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस रॉकेट नेट, लामुदी जो Zameen.pk का कॉम्पिटिटर है जिसमें प्रॉपर्टीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती थी, वो भी दराज का था। कारमोदी जिसमें कार पुलिंग होती थी गाड़ियों की एप्लीकेशन के थ्रू, वो भी उन्हीं का था। जोवागो दैट वाज रिलेटेड टू होटल्स बिजनेस, कि अगर आपको होटल बुक करवानी है कहीं भी, जो होटल्स bookings.pk है उसका कॉम्पिटिटर था जोवागो। फूड पांडा भी दराज का था जो बाद में ईट ऑय ने बाय कर लिया। ये सारी इन्वेस्टमेंट्स जो रॉकेट इंटरनेट कर रहा है वो बेसिकली एक वेंचर कैपिटल है, लेकिन रॉकेट इंटरनेट ने क्या करना है, उस बिजनेस को एक लेवल पे पहुंचाना है, फिर किसी को बेच देना है या उसी मैनेजमेंट को सेल कर देना है। ऐसा ही बिजनेस एक कार फर्स्ट का। कार फर्स्ट ने क्या देखा कि यार गाड़ी जो बेचने जाता है ना, ये मार्केट में बड़ा कचरा है, और कचरे का तरीका क्या था, मिसाल आप पहले पहले डीलर के पास जाओगे, सारे डीलर्स आपस में कनेक्टेड होते थे, वो आपकी गाड़ी के ज़्यादा पैसे लगा देगा, ऐसे ऊपर ऊपर से गाड़ी देख के ज़्यादा पैसे लगा देगा। आप बोलोगे ठीक है देखता हूँ, अगले वाले के पास जाओगे कम लगाएगा, अगले वाला और कम लगाएगा, अगला वाला और कम लगाएगा, मिलाकर आप मजबूर होंगे उस पहले वाले के पास जाने के, तो सबके साथ आप कट्टी करके आ गए। लेकिन पहले वाले के पास अगर आप वापस गए तो अब वो उतने पैसे नहीं लगाएगा जितने उसने पहले लगाए थे। बोलेगा यार आपने पहले तो ज़्यादा लगाए थे, बड़ा तो मैंने डिटेल में थोड़ी देखी थी, गाड़ी में तो डेंट है या तो टचअप है, इसके तो टायर टेढ़े हुए हुए। सही गाड़ी के भी वो बोलेंगे यहाँ से टचअप है। कार फर्स्ट ने क्या किया, कहा कि हम आपसे गाड़ी बाय करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस प्लान था। क्या किया उन्होंने, एक पोर्टल बनाया, उसमें मुख्तलिफ वेंडर्स को, शोरूम्स को, इन्वेस्टर्स को उन्होंने रजिस्टर कर लिया। होता क्या था कि जैसे ही कोई गाड़ी कार फर्स्ट के पास आती, ये उसकी डिटेल इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करने के बाद उसकी रिपोर्ट बना के पोर्टल पे डाल देते हैं। पार्टी से पूछते कितने पैसे चाहिए, वो बोलता कि मेरी इतनी डिमांड है। वो जैसे ही उस पर जाता सबके पास मैसेजेस आते हैं, 10 मिनट का टाइम होता था, सबके पास एप्लीकेशन में आता था कि गाड़ी की पोजीशन ये है, कलर जेन्युइन है, टचअप नहीं है, स्क्रैच लेस है, हर लिहाज से ठीक है, सेंसर सही काम करे वगैरह वगैरह। अब मिसाल मैं कहता हूँ यार ठीक है ये गाड़ी मैं 35 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूँ, मैंने ठक्कर के अपनी तरफ से बिड मार दी। यूँ किसी ने लाहौर से मारी, किसी ने लेट्स से सिंध के अंदर, कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर बहुत सारी मेरे पास बिड्स आ गई। मैं उसको जो हाईएस्ट बिड होगी उसका एक डिफरेंस माइनस मैं अपनी कमीशन काट के ये बढ़ा के उसको बता दूंगा। अब क्योंकि उसने मुझे जो पैसे दिए हैं वो मैं उसमें से कमीशन माइनस करूंगा, मैं इसको बता दूंगा कि मिसाल के तौर पे 34.5 लाख रुपए लगे हैं, हालांकि लगे 35 थे। अगर आप रेडी हो, मैं आपके लिए ऑफर खुली छोड़ूंगा फॉर सर्टेन आवर्स और सर्टेन डेज। आप अगर भले मार्केट घूम के आ जाए, अगर आपको गाड़ी समझ में आ गई तो सेलर तो पहले से तैयार है, बायर भी तैयार है, मैं आपसे गाड़ी 34.5 में खरीदूंगा और 35 में उसको दे दूंगा। बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था। गाड़ी ऐसे, वसीम अकरम उसकी एम्बेसडर बने हुए थे और कहते थे कि मिनटों में गाड़ी बेचो। कल उसने अनाउंस किया दे आर वाइंडिंग अप, उससे पहले वावा कार्स, उससे पहले एयरलिफ्ट। ऐसा नहीं है कि तमाम बिजनेसेस कामयाब होते हैं, ये वेंचर कैपिटलिस्ट का नुकसान भी बहुत होता है। ये उन एप्लीकेशंस के ऊपर ठीक ठाक पैसा लगा देते हैं, उनकी मार्केटिंग पे ठीक ठाक पैसा लगाते हैं। ऊबर और करीम पे भी ठीक ठाक पैसा लगा था। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड हो, लोगों के पास हो, ताकि हम उनको पिच अच्छे से कर सकें। तो वेंचर कैपिटल्स का पूरा सिस्टम समझ लिया हमने कि या तो कोई न्यू स्टार्टअप होगा या ग्रोथ स्ट्रेटेजी। सो दिस फंड्स स्टार्टअप or a growing business. पैसों के साथ साथ ये इसको नेसेसरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा।
और इसके साथ साथ एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी जिसको हम कहेंगे एग्जिट स्ट्रेटेजी। ये ना सोचना कि वेंचर कैपिटल आपके साथ ताक़यामत चलेगा। ये हाई पोटेंशियल वाले बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही बिजनेस एक मेच्योरिटी पे पहुंच जाएगा, ग्रोथ को अचीव कर जाएगा, ये छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पे इनकी एडवर्टाइजमेंट बड़ी ख़तरनाक है। गूगल एड्स कैसे चलाते हैं, यूट्यूब एड्स कैसे चलाते हैं, फेसबुक एड्स कैसे चलाते हैं, एप्लीकेशंस कैसे डेवलप करते हैं। आपके पास आइडिया तो हम कहते हैं धांसू है, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, बट पॉइंट इज कि आपको एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं आती। वीसी इज़ देयर टू हेल्प यू। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं। तो अगर आपके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है या बिजनेस प्लान आता है, नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं बिजनेस प्लान्स के। उसमें मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को कहा जाता है कि आप अपना बिजनेस प्लान बनाएं और प्रेजेंट करें। हम इन्वेस्टर्स को बिठाते हैं सामने। तो जिसका भी प्लान समझ में आ जाएगा इन्वेस्टर को, वो बोलेगा कि ठीक है, आपको कितने पैसे चाहिए, उसकी पूरी बजटिंग और फंडिंग आपने पहले से फोरकास्ट करके रखनी होती है। वो आपके साथ पार्टनरशिप कर लेगा वेंचर कैपिटल। ठीक है। जिस तरह पंजाब मिनिस्ट्री के अंडर में चलता है हमारा NIC, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर भी ये काम करता है कि मुख्तलिफ लोगों को एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करवाता है। वो अपने बिजनेस प्लान लाते हैं, टीम बना के 4-4, 5-5 की टीम होती है, और वो अपना प्लान बनाते हैं। इनको शायद 16 या 15 हज़ार रुपये हर महीने 6 महीने तक ये देते रहता है। स्पेस देते हैं, लाइब्रेरी, एयर कंडीशन, वर्क स्पेस। इनको बोलते हैं आप काम करो। ये उस पर अपनी बिज़नेस पे काम करते जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट कैसे होगी, बजटिंग कैसे होगी, बिज़नेस को मैनेज कैसे किया जाएगा, रिक्रूटमेंट कैसे की जाएगी, ये सारी चीज़ें ये सीखते हैं। और बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स ये अपना बिज़नेस प्लान बताते हैं। उसके बाद ये इंक्यूबेशन सेंटर, इंक्यूबेशन मतलब अंडे से जो हम इंक्यूबेशन करते हैं, तो वो उसको फिर आज़ाद कर देता है कि अब जाके तुम अपना बिज़नेस करो। जिस तरह पाकिस्तान में भी चलने वाला बिज़नेस है बाइकिया। बाइकिया उस इंक्यूबेशन सेंटर से स्टार्टअप हुआ था। ये गवर्नमेंट आपसे कोई पैसे नहीं कमाएगी, लेकिन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को फ़रोग देने के लिए ये इन्होंने सेंटर्स बनाए। अभी एक जामशोरा में चल रहा है और गालिबन कुछ टाइम में एक हैदराबाद में भी खुलने वाला है। खैर, VCs क्लियर। दूसरा, बिजनेस एंजल्स। बिजनेस एंजल्स का मकसद क्या है? सेठ साहब, अगर कोई वेल्दी बंदा है, रिच बंदा है, उसके पास पैसा तो बहुत है, मिसाल ज़मीनें हैं उसकी बहुत, प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी बहुत, उसका बड़ा स्टेबल बिजनेस है। हम चाहते हैं कि यार ये अगर हमारे साथ हो जाए ना तो ये हमें पैसे दे सकता है। नॉर्मली जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो ऐसा होता है कि कोई अमीर बाप की बेटी ढूंढी जाती है, किसे शादी कर लेंगे और ससुर बन जाएगा, बड़ा पैसा मिलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जो सेठ साहब हैं, जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, अगर हम इनको अपना बिजनेस प्लान पिच करें और ये अगर कन्विंस हो जाते हैं, इनको अगर समझ में आ जाता है, मिसाल के तौर पे हम बड़ा स्कूल खोलना चाहते हैं जिसके लिए हम चाहते हैं कि 4-5 एकड़ का प्लॉट हो, उसमें स्विमिंग पूल भी रखेंगे, स्केटिंग एरिया भी रखेंगे, आइस स्केटिंग भी रखेंगे, और क्लासेस भी बड़ी स्पेशियस होंगी, सोलर भी करवा देंगे, और पूरा सिक्योरिटी के हिसाब से भी पैक होगा। बेहतरीन स्कूल, पर्पस बिल्ट होगा, और वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के हिसाब से करेंगे। लेकिन इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो लेट से मुझे पता चलता है कि कोई सरकारी अफसर है, उसके पास पैसा बहुत है, या पता चलता है कि कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसने एजुकेशन को कभी छुआ नहीं है। रिग्रेट उसको ज़रूर है कि मैंने ज़िंदगी में कभी तालीम हासिल नहीं की, पैसा बड़ा कमा लिया लेकिन तालीम हासिल नहीं की। तो हम उनको कहते हैं कि सर आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और आप स्कूल खोलें। तो वो मिसाल आपके साथ अगर कोऑर्डिनेट कर जाता है, बिजनेस प्लान आपका होगा, एग्जीक्यूट आप करेंगे, लेकिन पैसे आपको कौन प्रोवाइड करेगा? बिजनेस एंजल्स। ऑफ कोर्स ये ऑप्शन हम किसी बड़े बिजनेस को नहीं दे सकते, लेकिन जो छोटे लेवल के बिजनेसेस होते हैं उनको ये ऑप्शंस दे सकते हैं। तो ये कौन होगा? वेल्दी इंडिविजुअल्स होंगे, रिच पीपल, जो कि हमें पैसे दे सकते हैं। तीसरा, प्राइवेट इक्विटी फंड। प्राइवेट इक्विटी फंड इज़ वेरी सिमिलर टू पार्टनरशिप।
अगर आपको पैसे चाहिए, हम लोन लेना चाहते हैं, लेकिन लोन में रिस्क है कि एक तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा इन एनी केस, और अगर बिजनेस ना चल पाया तो भी पैसे तो वापस करने ही करने हैं। तो हम उसके बरक्स क्या कर सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड ले सकते हैं, जिसमें वो फर्म, वो कंपनी हमारे साथ पार्टनरशिप करेगी। सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू वेंचर कैपिटलिस्ट, लेकिन इनकी एक एग्जिट स्ट्रेटेजी होती है। ये आपको कुछ टाइम के बाद छोड़ के चले जाएंगे, जबकि ये आपके साथ एक पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। चौथा, एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल। मेरा एक दोस्त काम कर रहा था फरारी के अंदर। फरारी गाड़ियों को लीज पे भी बेचता है, क्योंकि अक्सर उसकी गाड़ियाँ काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो कुछ लोग क्या करते थे, उससे लीज करवाते थे, जिससे फरारी के कैश फ्लोज में प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज किस्तों में पैसे आएंगे, जबकि इनको तो पैसे चाहिए एसेट्स बनाने के लिए। गाड़ियाँ एक्सपेंसिव होती हैं इनकी, और सेल भी इनको इमीडिएटली दिखानी है। फरारी ने क्या कर दिया था, ये कॉमन है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना देते हैं। एक नई कंपनी बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एसपीवी। एसपीवी इज स्पेशल पर्पस व्हीकल। जिस तरह आपने पनामा केस में सुना होगा ना, जब पनामा स्कैंडल हुआ था तो पता चला कि दुनिया के बहुत से लोगों के पास ऐसी शैलो कंपनीज है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शैलो कंपनीज या शेडो कंपनीज का एक नाम दे रहे थे, कि उन्होंने बहुत से ममालिक में कंपनीज बनाई हुई थी, और पनामा जो कंट्री है बेसिकली, उसके अंदर आप कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा किया उन्होंने कि वहाँ पे कंपनीज बना दी, और यहाँ से पैसा निकाल के उस कंपनीज में इन्वेस्ट करते चले गए। तो दिस इज पॉसिबल कि हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना देते हैं। हमारे अभी एक पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है, कुछ लोगों के पास ना करप्शन का पैसा बेतहाशा होता है। वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स या बड़े बड़े बिजनेसेस जिसमें ये बेतहाशा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आप कभी उन बिजनेसेस के वहाँ से गुजरते देखो ना कि यार इतने करोड़ों रुपए किसने लगाए हैं, इसके पास तो कस्टमर्स ही नहीं आते, इसके पास तो इतना फुटफॉल ही नहीं है, लेकिन फिर भी सालों से चल रहे हैं। लेकिन क्या करते हैं, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते हैं, शो ऐसे करते हैं कि यहाँ से हम पैसे कमा रहे हैं, और उसके प्रॉपर टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं और अच्छा खासा टैक्स भरते हैं। तो जो इनका ब्लैक मनी होता है वो वहाँ से वाइट हो रहा होता है। आपने पता नहीं सीरीज़ देखी नहीं देखी, ब्रेकिंग बैड। ब्रेकिंग बैड में एक प्रोफेसर होता है, उसको मैथ बनाना आती है, मतलब नशा बनाना आता है। बड़ी फेमस सीरीज़ है और अलग ही फैन बेस है, कुछ लोग मतलब क्रेजी हैं। वो सारी ज़िंदगी एज ए प्रोफेसर मेहनत कर रहा था, लेकिन पैसे नहीं कमा पाता। लेकिन जब वो मैथ बनाता है, वो कोकेन या पता नहीं क्या चीज़ होती है, नशा, वो बिकता है, वो बेताशा, उसकी इतनी आउटक्लास फॉर्मूला होता है कि वहाँ के लोग पागल हो जाते हैं, बोलते हैं मैथ चाहिए, यही चाहिए, और लेकिन इलीगल बिजनेस है। वो उसमें घुसता चला जाता है और बहुत ज़बरदस्त लेवल पे पैसे कमाना शुरू कर देता है। लेकिन उसका वकील उसको कहता है कि यार तुम इतने पैसे कमा तो रहे हो, लेकिन शो कैसे करोगे? तो वो क्या करता है, एक सर्विस स्टेशन खरीद देता है, गाड़ियाँ सर्विस करने का स्टेशन खरीद देता है। क्या दिखाता है, उसकी बीवी अकाउंटेंट होती है, पता नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट होती है, अकाउंटेंट होती है कहीं की, वो भी उसके साथ मिल जाती है। वो कहती है ठीक है पैसे आ रहे हैं। तो वो जो मैथ से कमाने वाला पैसा है वो उस सर्विस स्टेशन के थ्रू इनकम दिखाते हैं और दिखाते हैं कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, एंड मनी वाइट हो जाता है। खैर, इसका मकसद इलीगल चीज़ सिखाना नहीं है, लेकिन इस स्पेशल पर्पस व्हीकल को मोस्ट ऑफ द केसेस में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हमने क्या करना है, एक नई कंपनी बनानी है, हम अपना एसेट उस कंपनी को बेच देंगे। तो फरारी क्या करता था, उस बैंक को अपनी गाड़ी बेच देता था और बैंक इमीडिएटली उसकी पेमेंट फरारी को कर देता। फरारी के पास कैश भी आ गया, सेल भी दिख गई। अब जो कस्टमर लीज पे लेना चाहता है वो डायरेक्ट फरारी से नहीं लेगा, बल्कि जो उसका बैंक है उससे लीज पे लेगा। अब जो आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट्स मिलेंगी वो उस बैंक को मिलेंगी, और जो इंटरेस्ट कमाएगा वो बैंक कमाता रहेगा। अल्टीमेटली है सब्सिडरी,
लेकिन यह है कि हम एक अलग कंपनी बना के अपने कैश फ्लोज को ईज अप कर सकते हैं। एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल में क्या किया जाएगा, हम एक नई कंपनी बनाएंगे, मिसाल के तौर पे उस स्पेशल पर्पस व्हीकल ने कहीं से फंड रेजिंग की, लोन लिया, इक्विटी रेजिंग की, उस कंपनी ने पैसे लिए कहीं और इन्वेस्टर से, है हमारी ही, हम कोई अपना प्रॉपर्टी, कोई प्लांट, कोई इक्विपमेंट उठा के उसको बेच देंगे, यूज हम ही करते रहेंगे, ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी, और एसेट से जो इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ उसको मिलता जाएगा, इंटरेस्ट, वो अपने इन्वेस्टर्स में बांटता रहेगा, लेकिन हमें उसके पैसे आज कैश मिल जाएंगे। तो जिस तरह हम लीज करवाएं, उस तरीके से हम क्या करेंगे कि एसपीवी को वो एसेट बेच देंगे, टाइटल दे देंगे, एसेट का ऑनरशिप रिटेन करेंगे, और जो हमसे वो मार्कअप चार्ज करता रहेगा वो उसकी कमाई होगी, लेकिन एसेट से जो बेनिफिट कमाते रहेंगे वो हम कमाते रहेंगे। इसको हमने क्या नाम दिया, एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल। सिक्योरिटाइजेशन में क्या हुआ, हमने गिरवी करवा दिया एसेट, एज अ सिक्योरिटी रखवा दिया, एज अ प्लीज करवा दिया उस कंपनी के यहाँ। अब कंपनी मालिक है उस एसेट की, लेकिन इस्तेमाल हम ही करें, तो हमने क्या कर दिया, उसको सिक्योरिटाइज करके सेल कर दिया, और हम उस एसेट से, अब फरारी ने क्या करना है, फरारी उस एसेट को यूज नहीं करती, लेकिन क्या करती है, उस बैंक को बेच देती है, बैंक उसको इमीडिएटली पैसे दे देती है, और ये उसकी पूरी की पूरी सेल आज के आज दिखा देता है, लेकिन वो जो बैंक है वो आगे से मार्कअप कमाती रहती है, राइट। इसको हम कहते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल। तो हमने एक कंपनी बनाई और सेल किया एसेट, उस बिजनेस को, लोगों से अगर हम लोन लेते थे, लोगों से अगर हम शेयर इशू करवाते थे तो वो हमारे अकाउंट होते थे, लेकिन वो बेसिकली जो फंड रेज किया वो किसने किया, उस एसपीवी ने किया, और एसपीवी ने वो पैसे उठा के हमें ही दे दिए। यूएस की हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा फ्रॉड था एनरॉन, एनरॉन के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं, और आई वंडर के पाकिस्तान में ऐसे बहुत से ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, या ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जिस पे डॉक्यूमेंट्रीज बहुत आउटक्लास बन सकती हैं, और डॉक्यूमेंट्री से भी अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है। फिल्म मेकिंग का एक बहुत अलग ही बिजनेस है, और आजकल जिस तरीके से सीरीज़ चल रहे हैं, तो हम अगर सोप से निकल आए, एक इमेजिनरी ड्रामा से निकल आए, और पाकिस्तान के कुछ इंसिडेंट्स के ऊपर, जिस तरह इंडिया में बहुत सारे बनते हैं, जिस तरह दिल्ली क्राइम है या बुरारी डेथ्स हैं, ऐसे बहुत से रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, दे मेक मनी। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि अल्टीमेटली हाथ किसी का आ जाता तो उसकी लीकेज नहीं होती, आज तक कभी भी ना सज़ा हुई है और ना किसी फ्रॉड के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है। अगर चाहता तो बन सकता, लेकिन बहरहाल यूएस में उसकी डॉक्यूमेंट्री बनी है, एक मूवी बनी है द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, थोड़ी एडल्ट में आ जाती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड्स उन्होंने दिखाए हैं। उस एनरॉन कंपनी ने भी क्या किया, एक एसपीवी बनाई थी, उस एसपीवी ने मार्केट से पैसा जनरेट किया, लोन वगैरह लिया, और उन्हीं पैसों से एनरॉन के शेयर्स खरीद लिए। अब एनरॉन जब उसको अपने साथ कंसोलिडेट कर रहा है और एनरॉन का शेयर बढ़ रहा है, तो उस एसपीवी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, क्योंकि उसको मार्क टू मार्केट बेसिस किया था, यानी फेयर वैल्यू पे रखा था, एफवीटीपीएल पे रखा था। तो शेयर की वैल्यू बढ़े, उसकी वैल्यू बढ़े, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़े, हमारा प्रॉफिट बढ़े, हमारा प्रॉफिट बढ़ने से ईपीएस बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ने से हमारा शेयर बढ़ रहा है, शेयर बढ़ने से एसपीवी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, एसपीवी के प्रॉफिट से मेरी इन्वेस्टमेंट्स और मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इन्होंने चेन बना दी थी, जिससे क्या हुआ, हमारा एनरॉन का शेयर शायद $94 से $96 पे चला गया था। लेकिन जैसे ही पता चला कि कंपनी में इतना दम तो है नहीं, इसका शेयर इतना ऊपर कैसे गया, तो उसकी ऑडिट फर्म थी ऑर्थन एंड एंडरसन, जो बिग फिफ्थ कंपनी काउंट होती थी। बहरहाल उसने इसकी रिपोर्ट सब ओके देती गई। बाद में जब ये फ्रॉड पकड़ा गया, तो उस कंपनी का जो शेयर है वो शायद 90 सेंट्स पे आके गिरा था, $96 से 90 सेंट्स पे आके गिरा था। लेकिन वो फ्रॉड करने का तरीका भी क्या था, एक एसपीवी बनाना था। फाइन, बहरहाल हम यहाँ पे फ्रॉड की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करें, लेकिन ऐसा ऑफिशियल हो सकता है कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाए, उसकी फंड रेजिंग की जाए, उसको एसेट बेचा जाए, उससे पैसे लिए जाए, और एसेट हम कंटिन्यू करें। जो एसेट से मार्कअप हम देते जाएंगे वो उनके लिए प्रॉफिट बन सकता है। सही है। सो दैट्स इट, दीज आर द अदर कॉमन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कोई कन्फ्यूजन है इसमें?
नेक्स्ट इज कंपीटिटिव फोर्सेस। कंपीटिटिव फोर्सेस से हम नाम से ही समझ सकते हैं कि हमें कौन कौन compete कर सकता है, हमारे साथ कौन कौन compete कर सकता है। कंपनी को प्लान ऐसे बनाने होते हैं जिसमें कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एज हासिल हो, एक बेनिफिट हासिल हो, एक एडवांटेज हासिल हो। अब उसके लिए हम समझते हैं कि यार ऐसी स्ट्रेटजी कैसे बनाई जा सकती है कि हम अपने कंपटीशन को मिनिमम पॉसिबल लेवल पे रखें कि कोई अगर आए भी तो हमें कुछ ना कर पाए। उसके लिए हम पहले सीखते हैं कि मार्केट्स क्या क्या होती हैं जिसमें कॉम्पीट किया जा सकता है। एक, मार्केट्स को तोड़ा जाता है विद कस्टमर्स। मार्केट जनरली हम किसको कहते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां पे चीजों की खरीदो फरोख्त होती हो। अब ट्रेडिशनली ये मार्केट्स फिजिकल होती थी, शाही बाजार, सही है, जुड़िया बाजार कराची में मिसाल हमने बना दी, तो वहां पे वो बाजार या एक मार्केट बना दी जाती थी जहां पता था कि अगर आपको गाड़ी बनवानी है तो गाड़ी खाता चले जाए, या अगर आपको ड्राई फ्रूट चाहिए तो टावर मार्केट से मिलेगा। क्या होता था, उसकी मार्केट्स बनाई जाती थी। अब वो मार्केट्स वर्चुअल हो गई हैं, जरूरी नहीं है कि वो अब किसी पर्टिकुलर एरिया पे एग्जिस्ट करती हो। मोबाइल मार्केट है कराची में, मोबाइल फोन की जितनी भी एसेसरीज आपको खरीदनी है आपको सदर जाना पड़ेगा। सेम गोस विथ है इन हैदराबाद, चांदनी मार्केट है, कंप्यूटर्स की एक मार्केट है। मार्केट को बाइफर्केट किया कैसे जाता है? एक तरीका होता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के हिसाब से, जिस तरह मैंने मिसाल दी। साइकिल खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है तो शोरूम्स यहां पे है, यूनिवर्सिटी रोड पे सारे शोरूम्स हैं। तो गाड़ी की अगर बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो यूनिवर्सिटी रोड चले जाएं, वहां सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको गाड़ी के कोई पार्ट्स चाहिए तो शेरशाह चले जाएं, राइट। प्रोडक्ट के हिसाब से डिफाइन किया जाता है कि फर्नीचर चाहिए तो कहां से मिलेगा, गोल बिल्डिंग से मिलेगा फर्नीचर। लेकिन हमने इसको बाइफर्केट कैसे किया है प्रोडक्ट्स के हिसाब से, कि जब आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विस चाहिए तो उसकी एक मार्केट है। अगर इसमें कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाता है, कोई नई साइकिल्स आ जाती हैं, कोई नई इंपोर्टेड गाड़ियां आ जाती हैं, हाइब्रिड गाड़ियां आ जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर सर्विसेज हैं, अब सर्विसेज भी अगर स्टैंडर्डाइज हो गई, मिसाल मसाजिंग चेयर आ गई और उतनी ही ज़बरदस्त उसमें रोलर्स लगाए जाते हैं कि वो ह्यूमन टच से ज़्यादा बेहतर सूदिंग करती हो, तो ये सर्विस के लिए कंपटीशन आ जाएगा। हमें कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। हम इसको प्रोडक्ट के हिसाब से तोड़ते हैं। तो फर्नीचर का, गाड़ियों का, पर्दों की मार्केट कहाँ है, स्कूल बैग्स कहाँ से मिलेंगे। दूसरा, मार्केट को तोड़ा जाता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रोडक्ट पे स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा, अब कस्टमर पे स्पेसिफाई किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हाई इनकम वाले कस्टमर्स हैं, हम उनके लिए प्रोडक्ट बनाएं और हमारा टारगेट यही होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट्स देते हैं जिसकी अफोर्डेबिलिटी भले हाई हो। बास्किन रॉबिन्स जब आइसक्रीम सेल कर रहा है तो वो स्लोगन लगाता है कि वी आर नॉट एक्सपेंसिव, वी आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। फील लाइक अच्छा महंगाई को मार्केट कर रहे हो, जबकि बाकी मार्केट्स हम क्या देखते हैं कि सस्ता है, डिस्काउंट है, ऑफर्स हैं। लेकिन ये कहते हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए। ये जो हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑडी है, मर्क है, मर्सिडीज है, इनको ऐसे हल्के हल्के कस्टमर्स चाहिए भी नहीं। तो इन्होंने कस्टमर को तोड़ा। मिसाल के अगर हम स्कूल खोलें हैदराबाद में और फीस स्ट्रक्चर उसका हम 40,000 रुपीज़ अ मंथ या 50,000 रुपीज़ अ मंथ रखें, तो मे बी 90% ऑफ आवाम कहेंगे कौन आएगा, चलाना ही नहीं है इनको,
लेकिन ऐसा मुमकिन है कि कुछ एक पर्टिकुलर कस्टमर कहेगा अरे हमारे बच्चे इसी में पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे बर्गर बचे आएंगे। इसमें हम इसको कैसे तोड़ रहे हैं, कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर्स की एक मिसाल मैं रिपीटेडली दे भी चुका हूँ कि पाकिस्तान में जब ये ऑटो पॉलिसी आ रही थी पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये देखा जा रहा था कि सिविक जो एक ब्रैकेट में जा रही थी, तो हम अगर शुरू करते थे मेहरान से, एल्टो से, कल्टस से, आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर जा रहे थे, जीएलआई थी, एक्सएलआई थी, सिटी थी, ग्रैंडी थी, सिविक थी। तो सिविक में क्या से 40 से 45 लाख रुपए तक की एक जाके गाड़ी बैठती थी, और उसके बाद अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहता तो वो 80 लाख से ऊपर जाता था। अब उसमें मिसाल वो अकॉर्ड की तरफ जाता, प्रीमियो की तरफ जाता या फॉर्च्यूनर की तरफ जाता। गाड़ियां बीच में जो ब्रैकेट था ना 45 से 80 लाख का, वो ब्रैकेट पूरा खाली था। तो कंपनी ने आइडेंटिफाई किया कि यार ये ब्रैकेट के अंदर अगर कोई कस्टमर है, भाई कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होंगे ना जो 45 से महंगा लेकिन 80 से ऊपर नहीं जा सकते होंगे, तो किया ने स्पोर्टेज लॉन्च कर दी, कॉम्पैक्ट एसयूवी। एमजी ने इस ब्रैकेट में एचएस लॉन्च कर दी, कॉम्पैक्ट एसयूवी। ह्यूंडई ने टुसॉन दे दी, सेम कॉम्पैक्ट एसयूवी। यूं डीएफएस के प्रिंस ने ग्लोरी दी। यूं बेतहाशा एसयूवीज मार्केट में ऑल ऑफ सडन आने लगी जो कि इस ब्रैकेट को कवर कर रही थी। अब वो सिर्फ गाड़ियों पे फोकस नहीं कर रही हैं कि प्रोडक्ट देना है। अब प्रिंस ने पहला प्रोडक्ट दिया पर्ल, जो 10 लाख से नीचे गाड़ी थी। यूनाइटेड ने पहला प्रोडक्ट दिया ब्रावो, 10 लाख से कम गाड़ी थी। अभी जिस तरह जावेद आफरीदी बार बार लगा रहा है एमजी की तरफ से कि MG3 इज कमिंग, और उसने ये कमेंट किया कि 20 लाख से सस्ती गाड़ी आएगी, और जैसी गाड़ी वो है, जैसे फीचर्स उस गाड़ी के हैं, 20 लाख से कम कोई नहीं है। कल्टस भी अब 25-28 पे चली गई। तो अगर एल्टो की रेंज में मिसाल उन्होंने पिकांटो लॉन्च की थी किया ने, वो भी अब ऊपर चली गई। तो अब इस रेंज में गाड़ी नहीं है, अगर मिल जाती है एमजी तो बेताशा आंखें बंद करके लोग खरीदेंगे। हम ये नहीं देख रहे कि हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हम ये देख रहे हैं कि क्लास ऑफ कस्टमर क्या है, टारगेट किसको करना है। अगर मिसाल के तौर पे हम ये देखें कि अब औरतों में काम करने की आदत कम होती जा रही है, या वर्किंग वुमेन का फैशन हैदराबाद में बढ़ता जा रहा है। कुछ डेवलप्ड सिटीज़ होती है जहाँ पे फीमेल्स ड्राइव करती है, कुछ गांव होते हैं जहाँ पे अगर कोई बंदी गाड़ी चला ले तो आंखें फट जाएंगी, लड़की गाड़ी चला रही है। हम अगर समझते हैं कि अब ड्राइविंग में फीमेल को भी टारगेट किया जाए, तो क्यों ना कोई ऐसी गाड़ी लॉन्च की जाए जो पर्टिकुलरली फॉर फीमेल्स हो, पीच कलर, पिंक कलर टाइप हो। अब लड़कों को तो स्पोर्टी शेप अच्छा लगेगा, उनको हमारी ये सिविक और अच्छी लगती नहीं है, उनको पसंद आएंगी मे बी गर्लिश टच वाली गाड़ियाँ। तो क्यों ना हम इस मार्केट में भी आ जाएं। हमारे यहाँ बाइक जो है वो प्रॉपर्ली मेल ओरिएंटेड बाइक बनी हुई है। इंडिया के अंदर चलती है स्कूटर बाइक की तरह है, लेकिन उसके बैटरी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि फीमेल्स उसको इजीली कैरी कर सकती हैं। तो हम टारगेट कस्टमर को कर रहे हैं, प्रोडक्ट को नहीं कर रहे। और हम अगर देखें यार इसका ख्याल नहीं रखा गया, प्रोडक्ट बनाते वक्त फीमेल्स का ख्याल नहीं रखा गया, तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो पर्टिकुलरली फीमेल्स को फोकस करे, जो पर्टिकुलरली बच्चों के लिए हो। मिसाल यूट्यूब के ऊपर जब आप जाते हो तो कोई कितना ही आउटस्टैंडिंग वीडियो बना दे, लेकिन उसके जो व्यूज़ जाएंगे वो 10 लाख तक। मिसाल जुनैद अकरम की हम बात करते हैं, कितनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएगा, लेकिन 10 लाख तक मेरे ख्याल से उसकी कोई एक वीडियो पहुंची है। एट द सेम टाइम आप कोई गाना बना दे, नाच गाना, या किसी बच्चे का आप बेबी शार्क बना दें, दिन ही एक लगेगा 10 लाख से क्रॉस कर जाएगा। वीलॉग्स आजकल बहुत चल रहे हैं। तो वी आर बेसिकली टारगेटिंग अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ कस्टमर, यार ये मेरे काम का हो सकता है, राइट। तो ऐसे केस में मार्केट को कैसे किया जाएगा, या तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर पोटेंशियल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, जियोग्राफिकल एरिया। यार कासमाबाद में ना कोई फैमिली रेस्टोरेंट नहीं है, रेस्टोरेंट है हैदराबाद में, लेकिन मैं टारगेट किसको कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर एरिया को, कि अगर गांव की तरफ जाया जाता तो यहां पे कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो मैं स्कूल वहां पे खोल रहा हूं क्योंकि वहां पे कोई है नहीं। यहां पे मेरा टारगेट किस हिसाब से होगा, जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से। ऑफ कोर्स आपके जितने भी कंसिडरेशंस होंगी वो जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से होंगी कि यहाँ पे जो सोशल फैक्टर्स हैं
यहाँ पे लोग कितने रहते हैं, लोग पढ़ाई को कितना वैल्यू करते हैं, लोगों की इनकम ब्रैकेट्स कैसी हैं, क्या वो हमारे स्कूल में बच्चों को दाखिल करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, एट्सेट्रा। तो मार्केट्स को स्प्लिट किया जाता है एक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जियोग्राफिकल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मार्केट हमारी टारगेटेड होती है उसके लिए हम बनाते हैं प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी क्या होता है, एक पूरा प्लान होता है जो उसको हासिल करने, किसी ऑब्जेक्टिव को या मिशन को या विजन को, जो हमारा मिशन होता है हम उसको हासिल करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि ये रास्ता है और ये मंजिल है। तो स्ट्रेटजी बेसिकली एक पाथ सेट किया जाता है कि हाउ वुड वी गो देयर। अगर आपका कस्टमर सस्ती चीज के पीछे जाना चाहता है, आप सस्ती चीज दे दो। हैदराबाद के अंदर वी हैव बीन ऑब्जर्विंग, किसी भी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में फिल्ट्रेशन नहीं है। मसलन कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहे, चाहे उसका कैलिबर कैसा हो, फीस दे सकते हो, आ जाओ। जबकि कराची में देयर इज अ लिमिट, वहां पे सीट्स की एक लिमिट है। उनके पास इतनी एप्लीकेशंस आती हैं कि वो अच्छा बच्चा बिठा देते हैं और हल्का बच्चा रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे यहां कोई भी स्कूल एडमिशन रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी। हाँ, मिसाल मेहरान यूनिवर्सिटी की बात करें जहाँ पे बेतहाशा लोग आते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की बात करें जहाँ बेतहाशा लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, आप ज़ैबिस्ट की बात करें, आप इसरा की बात करें, सब आओ, क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी ज़्यादा है, एप्लीकेशंस कम है। हम ऐसा टारगेट बना सकते हैं कि फर्स्ट ईयर इंटर का कॉलेज खोलें, सिर्फ मेरिट के बेसिस पे बच्चा सिलेक्ट होगा। ऐसा नहीं गांव बोर्ड से उठ के कोई भी आ जाएगा जो कि सरकारी स्कूल में वहां एडमिटेड है, यहां सिर्फ पढ़ रहा है, पेपर वहीं से जाके देगा। हम बोलेंगे हटो बेटा, हम ऐसे बच्चे को छांटी मार देते हैं, हम सिर्फ एक क्रीम बिठाते हैं। कैन दिस बी सक्सेसफुल? अगर आपके पास इतनी एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि मेरिट के बेसिस पे आप बच्चा लेते हैं, जिस तरह मिसाल हम सीए की ही बात करें, तो क्या कोई कॉलेज सीए का एडमिशन डिनाई करेगा? टीचर कभी बच्चे का इंटरव्यू भी नहीं लेगा, नाम भी नहीं पूछेगा, बोलेगा बिस्मिल्लाह आ जाओ मुझसे पढ़ो, तुम ये पेपर ले लो, निकल जाएंगे तुम्हारे। क्या आपने बच्चे को देखा है कि उसका कैलिबर क्या है? आपने उसकी हिस्ट्री देखी है, लेकिन आपने उसको चिपका दिया, नहीं तुम 3 पेपर ले लो, हो जाएगा तुम्हारा। जस्ट बिकॉज आई हैड टू सेल 3 पेपर्स, मुझे 3 पेपर्स की फीस चाहिए, मैंने उसको बिठा दिया। लेकिन क्या हम सीए के अंदर ये फिल्टर लगा सकते हैं कि पीआरसी पे हम एक एडमिशन टेस्ट लें, एंट्रेंस टेस्ट लें, जो बच्चा उसमें सर्टेन स्कोर से ज़्यादा लेगा उसको एडमिशन, बाकी को डिनाई कर दें? अगर हो सकता था तो शायद फेलियर रेशो कम होता। जो आहिस्ता आहिस्ता पीआरसी पे छांटी होते हैं, कैफ ए में छांटी होते हैं, कैफ बी में छांटी होकर बाकी चंद बच जाते हैं, वो शायद पहले ही उनको पता चल जाता कि बेटा यू आर नॉट मेड फॉर सीए। हम उसको टारगेट करेंगे कि मेरा कस्टमर कौन है। अगर कहता हूं कि मेरा कस्टमर रश है, बस क्लास भरी हुई होनी चाहिए, आए कोई भी, नो एंट्री टेस्ट। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक कैलिबर का बच्चा आए, तो अकॉर्डिंगली वी कैन सेट सम। हमने मार्केट्स को हम इस बेसिस पे तोड़ सकते हैं। अच्छा, दूसरी होती है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री का मकसद क्या होता है कि सेम सप्लायर्स हैं, मतलब सप्लायर्स हैं जो कि सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ही तरह के। मिसाल के तौर में हमने बोलिए कि फर्नीचर है, तो फर्नीचर के जितने भी सप्लायर्स हैं, एक फर्नीचर की पूरी इंडस्ट्री बन जाएगी, कंस्ट्रक्शन की पूरी इंडस्ट्री बन जाएगी, बैंकिंग की पूरी इंडस्ट्री बन जाएगी, एजुकेशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटल हेल्थ इंडस्ट्री, ये पूरी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस होंगे, जहाँ पे जितने भी सप्लायर्स होंगे, वो एक ही तरह के प्रोडक्शन गुड्स दे रहे होंगे। अब इंडस्ट्री के लेवल्स क्या होते हैं? एक इंडस्ट्री होती है फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मकसद तितर बितर है। जिस तरह जनरल स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर का क्या है, हर गली मोहल्ले में 4-4, 5-5 दुकानें हैं, और हर जनरल स्टोर अपने अपने एंड पे सेल कर रहा है। तो किसी को दिन के बेसिस पे आटा चाहिए, चीनी चाहिए, हफ्ते का राशन। कुछ ऐसे होते हैं जो महीने का राशन अफोर्ड कर सकते हैं, जो अगर कॉइन लेने जाएंगे तो बोलेंगे 5 पैकेट्स दे दो, पड़े रहेंगे। और कोई होता है यार एक जलेबी तो देना कॉइन निकाल के, क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। कोई होंगे यार चीनी देना इतनी, 20 रुपए की चीनी दे दो,
एक पत्ती दे दो, कुछ होंगे कि पत्ती के किलो किलो लेके रख लेंगे घर में। तो वो जनरल स्टोर्स बेसिकली क्या करते हैं, एक अंडा एक ब्रेड, 2 अंडे एक ब्रेड दे दो, वो उस मार्केट को कौन सेल कर रहा है, तितर बितर है। फ्रेगमेंटेड का मकसद छोटी छोटी कंपनीज है और हर कोई अपना छोटा छोटा पार्ट बेच रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेड। बुक में एग्जांपल मिसाल गिवन है ड्राई क्लीन की। तो ड्राई क्लीन क्या होता है, जगह जगह पे, हम डेयरी की बात कर लें तो डेयरीज अगर इतनी ज्यादा है, मिल्क डेयरीज, तो हम बोलेंगे रास्ते में जो पड़ रही है, लेकिन हर डेयरी वाला अपने एरिया की सेल को सिक्योर कर रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरे एरिया से उठ के जाए और वहां से दूध लेके आए, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेड। क्लियर है। दूसरी है इमर्जिंग। वर्ड इमर्जिंग का मकसद क्या हुआ, उभरती हुई। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो इमर्जिंग होती हैं, उभरती हुई होती हैं, हमें लगता है यार फ्यूचर है इसका, ये इमर्जिंग मार्केट है। कुछ टाइम के बाद बहुत सारे लोग इस चीज़ को प्रेफर करेंगे। मिसाल के तौर पे हम कहें क्या, लोग अपने झंझटों में और दुनिया के मसलों में पैसे कमाने के लिए इतने परेशान हो गए हैं कि वो लीजर के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, और लीजर की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। हम समझते हैं कि अब बड़े शहरों में कंज्यूमरिज्म बढ़ जाएगा। एक अप्रोच थी हमारे बड़ों की, जो पैसा कमाना तो अच्छे से जानते थे लेकिन उसको खर्च करने में वो हैप्पी नहीं होते थे। तो अगर पता चलता कि कोई घूमने गया हुआ है, कोई सिनेमा गया हुआ है, कोई नॉर्दर्न पाकिस्तान गया है, तो इनको बोलते अच्छा कितना खर्चा कर दिया, फायदा क्या है, बंदा घर में खुश नहीं है। अगर उनको पता चला कि रेस्टोरेंट पे कोई खाना खाने गया है तो बोलते उसमें चूहे होते हैं, वो हाथ पैरों से आटा गूंथते हैं, ऐसे नेगेटिव चीजें बताते हैं कि लोग कहें कि यार बाहर खाना सही नहीं है। लेकिन जब कंज्यूमरिज्म आ जाएगी, ये जनरेशन इस बात को रियलाइज करते जा रही है कि यार कमा कमा के किसके लिए छोड़ेंगे, मजा कब लेंगे। अगर हमें लगता है कि यार कुछ लोगों के बाद बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग की तरफ बढ़ेंगे, तो जो ट्रैवल एंड टूरिज्म की इंडस्ट्री है वो इमर्जिंग कहलाई जा सकती है। अगर हमें लगता है कि कोई गेम जोन बनाया जाए जहां पे बड़ों के हिसाब से मुख्तलिफ गेम्स हो, और वी बिलीव कि बहुत सारे लोग इसकी तरफ आएंगे। अगर हम बच्चों का क्लब बना दें कि बच्चों को आजकल मोबाइल से दूर रखना है, हल है नहीं, तो हल ये हो सकता है कि हम जिस तरह जिम खाना बनता है, कराची क्लब है, हैदराबाद क्लब है, बड़ों की क्लब है, वैसे हम बच्चों की क्लब बना दें। वहाँ पे बच्चों के खेलने का स्पेस हो, बच्चों के रेस्टोरेंट्स हो, और सारी चीज़ें टारगेटेड हो टू द किड्स। मे बी एक इमर्जिंग मार्केट हो सकती है। जिस तरह हम देखते हैं कि अब पेरेंट अपने बच्चों के हवाले से इतना कंसर्न है कि वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को जो भी फैसिलिटी दे सकता हूँ ना दूंगा, मैंने जो ज़िंदगी में नहीं इंजॉय की वो मैं अपने बच्चे को ज़रूर दूंगा। अब हमारी माइंडसेट इस तरफ आ रही है। तो हम अगर बच्चों की स्कूल बैग्स, थर्मस या कोई भी चीज़ें देंगे ना, वो ऐसे बिकेंगी, मिल सकती हैं। तो अगर ये माइंडसेट डेवलप हो रहा है तो उस मार्केट को हम क्या कहेंगे, इमर्जिंग मार्केट। कि बहुत सारे लोग, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जब पेट्रोल की कीमतें और पेट्रोल की शॉर्टेज होती जाए, पेट्रोल बढ़ता जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि एक इमर्जिंग मार्केट हो सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सोलर, अगर हम वापडा से परेशान हैं, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, वक्त के साथ साथ बिजली बढ़ती जा रही है, तो बहुत सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता सोलर पे कन्वर्ट होते जाएंगे। ये मैं पुराने वक्त की बात कर रहा हूं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इमर्जिंग मार्केट। तो इमर्जिंग मार्केट का मकसद जिसमें ग्रोथ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो। एक कहते हैं मेच्योर। मेच्योर मार्केट मतलब इसमें जितने कस्टमर्स आ सकते थे ना, वो आ चुके हैं। इसको हम सैचुरेटेड भी कहते हैं। जिस तरह हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं शायद सैचुरेशन लेवल। सैचुरेशन लेवल का मकसद क्या होता है कि किसी शायद कंटेनर में हम इतना मास डाल देते हैं कि अब उसमें मजीद जगह नहीं होती उस डालने की, तो उसको हम कहते हैं ये सैचुरेट हो चुका है, कि अब ये मार्केट सैचुरेटेड है, अब इसमें नया कस्टमर नहीं आएगा, जो आ चुका है बस बहुत है, अब मजीद इसमें कस्टमर नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं मैच्योर मार्केट। नेक्स्ट, डिक्लाइनिंग। मिसाल न्यूज़पेपर खोलें, न्यूज़पेपर लॉन्च करें, बोलेंगे अब कहाँ घुस रहे हैं सर, अब तो लोग न्यूज़पेपर ख़त्म करते जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिक्लाइनिंग मार्केट है। सीएनजी है,
जब सीएनजी इतनी महंगी हो गई और हफ्ते हफ्ते महीने महीने लोड शेडिंग है, बंद है, तो लोग क्या करेंगे? अपने सिलेंडर निकाल लो। क्या अब सीएनजी में एंटर होना सूटेबल है? नहीं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जिसकी सेल्स अब आहिस्ता आहिस्ता गिरती जाएंगी और एक वक्त आएगा मे बी ये इंडस्ट्री बिल्कुल ही खत्म हो जाए। लेट्स से चूड़ियां, हमारे हैदराबाद की सबसे बड़ी मार्केट है, बैंगल्स मार्केट, लेकिन मे बी ये कुछ टाइम में आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। अब ये खवातीन चूड़ियां पहनना बंद कर देंगी। कुछ अभी भी हैं जहां इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मिसाल के तौर पे हम किसी दौर में एक वो सुरमा लगाते थे या काजल लगाते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्या होती जाती हैं? आउट होती जाती हैं। अगर इंडस्ट्री इस लेवल पे पहुंच गई है कि अब लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो वो इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। कुछ होती है जो कि ग्लोबल इंडस्ट्री होती है। ये अक्सर कहती है कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिसकी पूरी दुनिया के अंदर डिमांड हो सकती है, पूरी दुनिया के अंदर वो चीज़ें कंज्यूम हो सकती हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर एरिया के लोग कंज्यूम करते हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ भी बिकेगी, मिसाल मोबाइल फ़ोन्स हैं या माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैं, अगर आपने बना दिया, मिसाल जापान का हम पढ़ते हैं, तो उसने पूरी दुनिया को घेरा कैसे है? एक माइक्रो प्रोसेसर चिप्स है। ये पूरी दुनिया में मेमोरी कार्ड्स या ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये मार्केट्स क्या कहलाती है? ग्लोबल मार्केट्स कहलाती हैं। तो अगर एक जगह से कोई मार्केट अगर डिक्लाइनिंग पे आ गई या मेच्योर हो गई, तो आप क्या करेंगे? दूसरी मार्केट के अंदर वो चीज़ बेचना शुरू करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान में रिफर्ब गाड़ियाँ आती हैं, वो गाड़ियाँ जो जापान के अंदर इस्तेमाल हो चुकी हैं, लोगों ने कहा कि यहाँ बेचो अब इस गाड़ी को, किसी काम की नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ लोग जब तक गाड़ी ख़त्म नहीं हो जाती, तबाह नहीं हो जाती, हम छोड़ते नहीं हैं। तो पाकिस्तानी क्या करते हैं? वो गाड़ी खरीद रहे हैं, तो कंपनीज ने क्या कर दिया? रिफर्ब करके गाड़ी को साफ सुथरा करके फिर चला दिया। ठीक है, ग्लोबल मार्केट हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है कन्वर्जेंस का। कन्वर्जेंस का मकसद ये है कि दो अलग इंडस्ट्रीज हैं पहले, लेकिन वो वक्त के साथ साथ ऐसा होता जा रहा है कि वो एक ही इंडस्ट्री के अंदर दोनों चीजें मिल जा रही हैं। मिसाल, टेलीफोन पीटीसीएल का डिपार्टमेंट था, केबल ऑपरेटर का डिपार्टमेंट था। पीटीसीएल ने स्मार्ट टीवी का ऑप्शन दे दिया। अच्छा, जब इंटरनेट नया नया आया था तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज के अलग ही सप्लायर्स होते थे। तो पहले, अब तीन अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। टेलीफोन एक अलग इंडस्ट्री, इंटरनेट एक अलग इंडस्ट्री थी, और केबल एक अलग इंडस्ट्री होती थी, टीवी केबल। लेकिन पीटीसीएल ने क्या कर दिया, या इसके अंदर मौजूद फाइबर ऑप्टिक्स ने क्या काम किया कि फाइबर ऑप्टिक ने कहा कि यार एक तार तीन सर्विसेज, अब हमें जो J6 केबल डालनी पड़ती है केबल के लिए वो ज़रूरत नहीं है। माइक्रो फाइबर जो केबल होगी उससे नेट भी चलेगा, उससे टीवी भी चलेगी और उसी से इंटरनेट भी चल जाएगा। तो क्या हुआ कि पहले जो तीन अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में होते थे वो मिलके एक ही इंडस्ट्री में आ गया। और मोबाइल फ़ोन्स के बाद, मिसाल के तौर पे टीवी पहले अलग बिकता था, VCR या DVD प्लेयर ये अलग बिकते थे, लेकिन अब के पास ये स्मार्ट टीवी आ गई। तो स्मार्ट टीवी ने क्या कर दिया सर्विसेज में कि उसी के अंदर USB, माइक्रोफोन, इसका मेमोरी कार्ड, सारे ऑप्शंस दे दिए। अब आपको अलग से कोई डिवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एक ही टीवी के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद है। अब YouTube पे आप उसी पे चलाओ, गेम्स भी आप उसी पे खेल लो। अब पहले क्या होता था, गेम मिसाल सेगा या निटेंडो या PS4 वगैरह अलग से बाय, अभी भी PS4 की ग्राफिक्स इतने हाई हैं कि अलग ही गेमिंग की इंडस्ट्री अलग है और टीवी की इंडस्ट्री अलग है। लेकिन अगर टीवी में इतने हाई प्रोसेसर्स लगाए जाए कि गेमिंग टीवी बनाया जाए, उसके लिए PS4 अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं हो, तो क्या होगा, ये दो इंडस्ट्रीज़ मिलके, दो या दो से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ मिलके एक बन जाएंगे। तो मोबाइल फ़ोन ने बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक कर दिया, जिसके हम बात कर रहे थे कि कैलेंडर्स हैं, रिमाइंडर्स भेजने की होती थी पहले, अलार्म्स होते थे, वो सब इंडस्ट्रीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। वॉचेस भी मे बी कुछ टाइम में ख़त्म हो जाए। अगर स्मार्ट वॉच ने सारे फीचर्स एक साथ दे दिए तो क्या होगा कि वो जो चीज़ें पहले अलग अलग कैलेंडर लगाया जाता था, कैलेंडर खरीदे जाते थे, डायरीज़ खरीदी जाती थी,
अलार्म्स लगाए जाते थे, अब वो सारे प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज मार्केट्स बंद होके एक स्मार्ट वॉच के अंदर पैक हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक होती है डिमांड लेड, एक होती है सप्लाई लेड। डिमांड मतलब जब इसकी कन्वर्जेंस, इसके जो मिलने का प्रेशर है वो किसकी तरफ से आए? कस्टमर की तरफ से। अगर कस्टमर ऐसा आइडिया निकालता है कि यार एक ही जगह पे जब चीज़ें हो सकती हैं तो अलग अलग क्यों हैं, तो और इंडस्ट्री मजबूर हो जाती है कि यार अब कस्टमर को एक ही में देना पड़ेगा ये, तो ये जो कन्वर्जेंस की गई है वो कस्टमर के प्रेशर पे की गई है। और दूसरा होता है कि सप्लायर खुद देखे कि यार इन चीज़ों को मिलाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हम कहें यार मोबाइल के अंदर ही रेस्टोरेंट आ सकता है, डिलीवरी हो जाएगी, तो जो मार्ट्स खुले हुए हैं, जो जनरल स्टोर्स खुले हुए हैं, इनका काम तो मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन कर सकती है। तो हमने क्या कर दिया, एक गैप देखा और कस्टमर को एक एप्लीकेशन दे दी, हमने डिलीवरी चैनल्स बना लिए, वो वहीं पे शॉपिंग मार्ट पे जाएगा, ऑर्डर करेगा, उसके घर पे चीज़ पहुंच जाएगी। तो हमने क्या कर देना है, कन्वर्ज कर देना है, दो इंडस्ट्रीज़ को मिला के एक कर देना है। एक तो डिमांड यानी कस्टमर की तरफ से प्रेशर हो, दूसरा सप्लायर खुद देखे कि यार इन दोनों को मिला के एक किया जा सकता है। जिस तरह साइंस देखे ना, साइंस हम कहते किसको है, थिंकिंग को। सबसे पहले आता है आइडिया, वो कहते हैं ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ये जो सोच होती है ना वो आपको साइंटिस्ट बनाती है। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखेंगे जो कुछ वक्त पहले फिल्मों में एक आइडिया होती थी, मूवी में एक आइडिया होता था, लेकिन कुछ वक्त के बाद हमने देखा कि वो रियल होते गए, वो प्रैक्टिकल होते गए, वो वाकई में प्रैक्टिकली आता गया कि यार वाकई में ऐसा हो रहा है। तो क्या होता है, पहले वो आइडिया होता है और आइडिया की एग्जीक्यूशन की जाती है। जिस तरह चाइना अब आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाने के पीछे पड़ा हुआ है, वो कैसे कर रहा है, रोबोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल रहा है, उसमें सेंस डाल रहा है, उसमें इमोशंस डाल रहा है, और उसकी स्किन और हर चीज़ ऐसी बना रहा है कि आपको लगेगा नहीं कि ये रोबोट है। तो मिसाल जो इंसान की बोन की मूवमेंट्स है, अब जब वो उसमें जॉइंट्स लगाते हैं तो इंसान के बोन की तरह रोबोट तो नहीं मूव कर सकता। जब रोबोट मूव करता है तो उसकी मूव से पता चल रहा होता है कि इंसान नहीं है, लेकिन वो उस चीज़ को भी कवर कर रहा है और उसकी स्किन को सिलिकॉन टच ऐसा दे रहे हैं कि आप जब रोबोट आपके सामने आएगा आप नहीं शनाख्त कर पाओगे कि रोबोट है। अब अगर ये सारी चीज़ें जो कि पहले अलग अलग होती थी, अगर एक ही जगह पे हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस। तो दो से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो पहले अलग अलग होती थी, अब अगर वो मिलके एक हो गई हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंस। मार्केट एंड इंडस्ट्रीज में जब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी सल्तनत खो बैठे, तो उसके लिए हमने एक तो देखा कि इंडस्ट्रीज़ या कस्टमर्स या प्रोडक्ट्स या मार्केट्स किस किस तरह की होती हैं। तो हमने देख लिया कि एक तो मार्केट को देखा जा सकता है कस्टमर एंड सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा उसको हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, और तीसरा जियोग्राफिकल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। फिर इंडस्ट्रीज़ अलग अलग तरह की हो सकती हैं, फ्रेगमेंटेड है, सैचुरेटेड हो सकती है, डिक्लाइनिंग हो सकती है। हमें अपनी पोजीशन को एनालाइज करना होता है कि अगर हम पूरे हैदराबाद में एक वाहिद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफरिंग कॉलेज हो, तो ऐसा नहीं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे और बस जैसा चल रहा है वैसे चलने देंगे। वी नीड टू ऑब्जर्व व्हाट कैन हैपन, और क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सल्तनत चैलेंज हो जाए, कि हम अपना जो कॉम्पिटिटिव पावर है, जो कि हमारा एक एडवांटेज है, जो हमारा एक एज है, हम खो बैठे। तो एक ऑथर दैट इज पॉटर ने बताया कि किसी भी कंपनी को 5 तरह के फोर्सेस आ सकते हैं, तो उसने नाम रखा पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। 5 फोर्सेस क्या कर सकते हैं कि ये 5 तरह के फोर्सेस आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लिहाजा यू शुड ऑब्जर्व योर पोजीशन, यू शुड एनालाइज योर पोजीशन कि कौन सी चीज़ हमारे लिए वाकई में डिस्टर्बिंग हो सकती है और कौन सी चीज़ हमारे लिए डिस्टर्बिंग नहीं हो सकती, हम उसको मुंह दे जाएंगे। क्या क्या हो सकती हैं? पहला फोर्स है द थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स। अगर हैदराबाद में कोई दूसरा कॉलेज आ जाए,
हम अगर एक स्कूल चला रहे हैं और कोई दूसरा स्कूल आ जाए तो दैट वुड बी अ थ्रेट। ऐसा मुमकिन है कि जो स्टूडेंट्स हैं अब उनके पास चॉइस आ जाएगी कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए ऑप्शन है कि वो सीए भी कर सकता है, वो एसीसीए भी कर सकता है, और अगर आईसीएमएपी को भी चार्टर मिल जाता तो बच्चा अगर उसको भी कंसिडर करता कि आईसीएम में भी कर सकते हैं। सीए के लिए, आईकैप के लिए बेसिकली दैट कैन बी अ थ्रेट फ्रॉम द न्यू एंट्रेंट, कि अगर मार्केट में कोई ऐसी क्वालिफिकेशन आ जाती है जो मे बी हमसे सस्ती हो, मे बी हमसे बेहतर हो, मे बी उसकी रिकग्निशन ग्लोबली और ज़्यादा है, इजी टू पास है, रिस्ट्रिक्शंस कम है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे स्टूडेंट्स, और वो एग्जाम्शन भी दे देता है, आपके जितने भी पेपर्स पास है पेपर टू पेपर एग्जाम्शन ले लो, तो ऐसा मुमकिन है कि वो स्टूडेंट आपके यहाँ से स्विच करके छोड़ के कहीं और, तो यू माइट लूज़ योर कंपीटिटिव पोजीशन, कि जो हमारी सल्तनत है, जो हमारी शहनशाही है, शायद हमारे हाथ से चली जाए। तो एक खौफ हमारे लिए कौन हो सकता है? एक फोर्स आ सकता है फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, कि कोई नया प्रोडक्ट या कोई नया कॉम्पिटिटर, कोई नई कंपनी उस मार्केट में ना आ जाए। दूसरा थ्रेट हो सकता है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं उनका बार्गेन पावर कैसा है। मिसाल, क्या सीए आईकैप से रजिस्ट्रेशन लेना बहुत टफ है या कोई भी स्कूल कॉलेज ले सकता है? तो हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज्ड कैंपसेस हैं जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जो जिस एरिया में बने हुए हैं, जो उनके पास सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए, जो उनके पास क्लासरूम्स होने चाहिए, वैसे ना होने के बावजूद भी अप्रूवल मिल गया। और लेट्स से अगर हम कोई फर्स्ट ईयर इंटर का कॉलेज स्टार्ट करते हैं और उसके लिए वील सी क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि हम उसको एज अ कॉलेज रजिस्टर करते हैं या बोर्ड से अप्रूवल लेते हैं, तो इज़ इट अ ट्रबलसम जॉब या बहुत इजी खर्चे पानी भी हो जाता है। फिर वील सी कि हमें जो ट्यूटर्स चाहिए, क्या टीचर्स आपके पास अवेलेबल होंगे जो उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ा सकें। तो एक चैलेंज हमें ये देखना होता है कि जो सप्लायर है उनका बार्गेन पावर कैसा है। दो में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर सप्लायर बहुत कम है, मिसाल के तौर पे हम जिस तरह हार्डवेयर का सामान लेने जाते हैं तो एक लिमिटेड कम्युनिटी के पास तमाम दुकानें हैं और वो तमाम कम्युनिटी आपस में मीटिंग करके रेडी करके रखती है कि भाई रेट हमारे तय है, हमें इससे नीचे नहीं जाना। अब बाज़ लोग कहते हैं कि वो किसी होली बुक पे हाथ रख के कसम खा लेते हैं कि यार कोई भी इससे कम रेट लिस्ट से नीचे नहीं बेचेगा। अब जब कस्टमर वहाँ पे जाता है और तमाम लोग एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जब कोई इसको कहता है ना कि तुम महंगा दे रहे हो, बराबर और तो इतने का दे रहा है, तो कहता जाके ले लो। वो उसको अच्छे तरीके से पता होगा कि कोई दूसरे दुकान वाला इतने में देगा ही नहीं। या अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इस मार्केट में रखते ही लिमिटेड लोग हैं, तो जिसके पास मिल रहा है बड़ी बात है, ऐसे में आपके बार्गेन करने का पावर, आपके उससे निगोशिएट करने का पावर कम हो जाएगा। वो अगर आपको बोलता है जाओ कहीं और से ले लो, तो हम बोलेंगे हम कहाँ जाएंगे। ये क्या कहलाएगा? सप्लायर का पावर। एक होता है कस्टमर का पावर, कि जो हमारा कस्टमर है अगर वो फंसा हुआ है तो हम पावरफुल है। अगर उसके पास चॉइसेस बहुत हैं, उसके पास सप्लायर बहुत हैं, हम जैसे कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, तो वो पावरफुल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, कुछ स्कूल्स कहते हैं भाई हम बीच में से एडमिशन लेंगे ही नहीं। अगर किसी बच्चे ने प्री नर्सरी या नर्सरी ज्वाइन किया हमारे पास, वो तो मैट्रिक तक हमारे साथ चल सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने नर्सरी हमारे यहाँ से नहीं ज्वाइन किया, वो ग्रेड 1 से, ग्रेड 3 से, 5 से, 6 से आना चाहता है, हटो यहाँ से, हम एडमिशन ही नहीं देंगे। अब मिसाल के तौर पे कोई कहता है 9th मैट्रिक इनका अच्छा है या सेकेंडरी एजुकेशन इनकी अच्छी है, प्राइमरी एजुकेशन इनकी अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें कस्टमर का पावर वीक हो जाएगा, क्योंकि जब वो बीच में से एनरोल करवाना चाहेगा तो वो एनरोल नहीं करवा पाएगा। लेकिन अगर स्कूल कहता है कि भाई जिस भी क्लास में एडमिशन चाहिए आ जाओ, ऐसे केस में कस्टमर भरम करवा सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत से स्कूल्स हैं। वो एक स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में बड़े मज़े से जा सकता है।
किसका पावर है? कस्टमर का पावर। चौथा होता है सब्स्टिट्यूट्स का थ्रेट, कि अगर एक चीज़ होती है जिसके ऑल्टरनेट्स होते हैं या जिस चीज़ के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, कि मिसाल के तौर पे अगर कल को चाय मिलना बंद हो जाए तो क्या मर जाएंगे क्या? लेट्स से इसके कोई सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं कि कोई मसला नहीं, हम ऐसे कर लेंगे। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन की सिम से परेशान हो, जोंग के सिग्नल आपके पास नहीं सही नहीं आ रहे हैं, मोबलिंग के सही नहीं आ रहे, तो आपको क्या परेशानी हो सकती है? अगर आपके पास अब व्हाट्सएप है, अगर आपके घर पे इंटरनेट है, जहां चाहते हो इंटरनेट है, तो आपके पास एक सब्स्टिट्यूट है कि मैं कॉल या वीडियो कॉल या मैसेज कन्वे वहां से भी कर सकता हूं, उसकी क्या ज़रूरत है? जब सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हो जाएंगे तो भी हमारी पोजीशन वीक हो जाएगी। इन चारों का फोर्स यहां पे पड़ता है, इसका एरो यहां है, इसका एरो यहां है, इसका एरो ये इसके नीचे बनता है, मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, तो ये बनता है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। राइवलरी मतलब हाँ एक मुखालफत है, समझो एक ठनी हुई है, हमारी लगती है आपस में, फड्डा है। तो एक राइवलरी क्या होती है? एक कंपटीशन होता है, एक जंग सी होती है। अब ये 5 तरह के फोर्सेस हैं जो कि किसी भी बिजनेस को प्रेशराइज कर सकते हैं और जिससे उनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन वीक भी हो सकती है या उनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन छिन भी सकती है। तो एक वक्त में अगर कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर एरिया में टॉप पे चल रही थी, मे बी अब उसका वो उरूज ना रहा। मिसाल के तौर पे नोकिया एक वक्त में मोबाइल में सबसे टॉप प्रोड्यूसर होता था, लेकिन अब उसका वो उरूज ना रहा, अब वो उसकी जवानी ना रही। इसकी वजह क्या हो सकती है? पहली वजह देख लेते हैं, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स। हुआ क्या कि नोकिया जिस मार्केट में काम कर रहा था, मोबाइल मार्केट के अंदर, उसमें नई नई कंपनीज आने लग गई। मिसाल मोटरोला आया, सैमसंग आया, एप्पल ने लॉन्च कर दिए प्रोडक्ट्स, सोनी एरिक्सन ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, और उसमें क्रिएटिविटी, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स, डिज़ाइन में बहुत आला, ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे, म्यूज़िक अच्छा था, साउंड अच्छा है, कैमरा अच्छा है, प्रोसेसर पावर अच्छा है। इससे क्या हुआ? नोकिया को चैलेंज होता गया। अल्टीमेटली यूँ हुआ कि जब वो स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी पे आ गए, टच पे आ गए, एंड्रॉयड पे आ गए, नोकिया से वो छिन गया। जो वक्त नोकिया का था चला गया। कैसे हो सकता है? पहला, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट। इसमें क्या हो सकता है? पहला कि उस मार्केट में एंटर करने में टाइम कितना लगता है, और दूसरा उसकी कॉस्ट क्या है। अगर हैदराबाद में हमने एक पर्पस बिल्ट कैंपस बना दिया और यहाँ पे प्रॉपर्टी जस्टिफाइबल नहीं है, अगर आप हैदराबाद की प्रॉपर्टी देखेंगे कमर्शियल, तो वो जस्टिफाइबल नहीं है। रेंट्स हमारे तकरीबन कराची के कुछ मार्केट्स को टच कर गए हैं। ऑटोबान 4.5 लाख 5 लाख का किराया हो गया है या उससे भी ज़्यादा। क्या हैदराबाद का बिजनेस इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है कि वो 4-4 5-5 लाख रुपए का किराया बेयर कर सके? मिसाल के तौर पे एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ, उसने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का था, उसने जब बिल्डिंग ढूंढी तो उसको बंगलोज मिल रहे थे। अब बंगलोज के यहाँ पानी जमा हो जाना, लैंडलॉर्ड का जिग करना, कमरे छोटे होना, अटैच वॉशरूम होना, तो उनको मज़ा नहीं आया। बहरहाल उन्होंने जाके एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली मैकडॉनल्ड्स के बराबर में, कैंपस बड़ा शानदार, किराया कितना? 5 लाख रुपए। लेकिन क्या हमारी मार्केट में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में इतना बच्चा आता है कि आप 5 लाख रुपए महीने का किराया निकाल सकें? मैं बताता हूँ, नेवर। बट मजबूरी क्या होता है कि अगर उसकी जो कॉस्ट ऑफ एंट्री है, यानी बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिस तरह कबाबजीज ने अभी जिस तरह हैदराबाद में एंटर किया और 15 करोड़ रुपए झोंक दिए, ये इतने एकड़ पे प्लॉट पे रेस्टोरेंट बना दिया, फर्नीचर आउट क्लास, बहुत ज़बरदस्त जगह, पार्किंग स्पेशियस। अगर वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, उसकी जो एंट्री की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो एंट्रेंस का थ्रेट कम हो जाएगा कि हैदराबाद में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा कौन, इतनी महंगी प्रॉपर्टी पे जगह लेगा कौन, और वैल्यू फॉर मनी नहीं है। आप देखोगे हमारा जो मेन ऑटोबान है वो आहिस्ता आहिस्ता, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी आहिस्ता आहिस्ता खाली होती जा रही है। बहुत से ब्रांड्स वहाँ खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं।
वजह क्या है कि वो जस्टिफाइबल नहीं है। दूसरा, टाइम कितना चाहिए होगा। अगर इस एरिया के तमाम स्कूल्स नर्सरी से ही एडमिशन लेते हैं, बीच में से कोई स्कूल एडमिशन नहीं देता, मैं अगर स्कूल खोलता हूं हैदराबाद में तो मुझे प्री नर्सरी और नर्सरी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई माइग्रेट नहीं कर सकता, कोई लिविंग सर्टिफिकेट ला नहीं सकता। अब मुझे ग्रेड 5 तक आने में 6 साल लग जाएंगे, और अगर हर साल के साथ एक ग्रेड में बढ़ाता जाऊंगा तो दिस इज गोना टेक टू लॉन्ग कि मेरे पास इतने बच्चे आ सकें। तो स्कूल्स क्या करते हैं, हर साल अपने बच्चों को प्रोमोट करते 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 एक ग्रेड बढ़ाते जाते हैं। अगर किसी में ताकत हो इतना टाइम सब्र कर सकता है तो भले करे, लेकिन अगर लगता है कि नहीं यार कोई बच्चा हम तोड़ सकते हैं, हमने स्टार्ट किया और बाकी स्कूल छोड़ के बच्चा हमारे पास आ जाएगा, तो उसका टाइम फॉर सक्सेशन कम है। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि इस मार्केट में बैरियर्स फॉर एंट्री हैं या नहीं है। एक हम देखेंगे कि टाइम कितना लगेगा एंटर होने में, और दूसरा उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, कॉस्ट कितनी आएगी। अगर ये कम है, जिस तरह ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, एक बंदे ने सोचा यार बाइकिया स्टार्ट करता है। हमने कहा अच्छा क्या है, बोला देखो लोगों के पास बाइक्स तो हैं, तो ऐसे ही बाइक्स फारिग पड़ी हो उस टाइम पे वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा कैसे, बोला उसकी बाइक को हम मोबाइल एप्लीकेशन पे रजिस्टर कर लेंगे, अगर वो फारिग बैठा हुआ है तो मोबाइल एप्लीकेशन खोलेगा, अगर किसी बंदे को एक एरिया से दूसरे एरिया पे जाना है उसको बाइक पे बैठा के छोड़ के आ जाएगा। वाह यार जबरदस्त। और अब हमने इसमें नया फीचर ऐड कर दिया प्रोडक्ट डिलीवरी का। अगर मिसाल मुझे कासमाबाद में कोई चीज़ भूल के आ गया, अब मुझे ऑटोबान पे चाहिए, लतीफ़ाबाद में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, उसको बाइक क्या करता हूँ कि यार घर से कलेक्ट करके मुझे यहाँ पहुँचा दे। वो बाइक पे उठा के यहाँ पहुँचा देगा, मुझसे ले लेगा 200 रुपये 250 रुपये कमा लेगा, उसका इतना पेट्रोल थोड़ी चलेगा। ज़बरदस्त प्लान लॉन्च कर दिया, एप्लीकेशन बना दी, एडवर्टाइजमेंट कर दी, बच्चे रजिस्टर कर दिए सारे बाइकर्स, कस्टमर्स के पास एप्लीकेशन कर दी। करीम ने क्या किया, अपने पास सिर्फ सेगमेंट ऐड कर दिया बाइक। अब करीम पहले एग्जीक्यूटिव था, गो था, रिक्शा था, अब बाइक भी आ गया। क्या है, तो बाइक वाला बोलेगा मैं तो मरवा दिया, ये क्या किया, आप तो गाड़ियां और रिक्शा चलाते थे। तो हमने बोला ऐसी क्या बात है। अब अगर वही तमाम लोग कस्टमर्स जो गाड़ियों के हवाले से करीम उनके पास पहले से इंस्टॉल्ड है, उनको सिर्फ एक पुश नोटिफिकेशन डालनी है कि अब आप बाइक भी बुक करवा सकते हो, अब आप बाइक पे सामान भी मंगवा सकते हो, तो इसका आइडिया हिल जाएगा। अरे यार ये क्या सोचा तो मैंने था, क्योंकि उसको खर्चा क्या आया। और लोग इतने हैं बाइक वाले जो कि कह रहे हैं कि रजिस्टर हो जाएंगे, कभी डिलीवरी ना मिली तो बंदा छोड़ के आ जाएंगे, कभी रेस्टोरेंट में ऑर्डर ना आया तो बंदा छोड़ के आ जाएंगे। इसमें क्या है, 2-2 जगहों पे अक्सर बंदे होते थे, 2-2 फ़ोन रखते थे, एक उबर होती थी, करीम होती थी, एक ही गाड़ी दोनों में चला रहे होते थे। दूसरा, बिल्डिंग अ ब्रांड। अगर आपने कोई ब्रांड बना लिया है ना, मतलब कस्टमर के दिमाग पे चढ़ गया है, तो भले न्यू एंट्रेंट आ जाए लेकिन वो आपकी पोजीशन हिला नहीं सकता। मिसाल के तौर पे सुजुकी, होंडा, करोला, जैसे ही नई गाड़ियां मार्केट में आई इनकी सेल और बढ़ती चली गई। अब लोग कह रहे थे कि यार अब होंडा कौन खरीदेगा, उसमें तो फीचर ही नहीं है। लेकिन ये हुआ कि उनकी सेल तो बढ़ी ही बढ़ी, उल्टा इनकी सेल भी वही रही, क्योंकि लोगों ने दिमाग में बनाया हुआ है कि करोला करोला है। तो टोयोटा की गाड़ी, होंडा की गाड़ी पे भरोसा है, सिविक सिविक है भाई। अगर आपने ब्रांड बनाया हुआ है तो एंटर होना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपका ब्रांड चैलेंजेबल है तो आपको थ्रेट है। तीसरा, स्पेशलिस्ट नॉलेज। हैदराबाद में सीए बहुत से कॉलेजेस ने स्टार्ट करने की कोशिश की है, एक बैच भी नहीं बना, बिकॉज कुछ स्पेशलिस्ट नॉलेज चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि लेवल क्या क्या है, पेपर्स कौन कौन से हैं, एग्जाम्स क्या हैं, एक्सपीरियंस कितना है। तो जब कोई बच्चा आता है, कोई इंक्वायरी आती है, वो शक्ल से ही पहचान जाती है कि इनको सीए के बारे में बहुत पता है। और हमारे कुछ बच्चे गए वहाँ इंक्वायरी लेने के लिए,
तो वो बोले थे बच्चे कितने हो तुम? बोला मैं अकेला हूँ। बोला ले आओ 4-5 बच्चे, तुम्हारा QMT स्टार्ट करवा देंगे। तो वो तो नया था, बोला मैं कहाँ से 4-5 बच्चे लाऊं, मुझे तो खुद सीए करना है। बोले एक बच्चे को थोड़ी करवाएंगे। व्हाट हैपेंड? स्पेशलिस्ट नॉलेज चाहिए, उसकी जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं, टेक्निकल एरियाज़ हैं। मिसाल मैं एक बैंक्वेट बुक करवाने गया तो नया बैंक्वेट खुला था। नया बैंक्वेट में पूरा घूम फिर के आया। जब मैं दूसरी बार एक बड़े बैंक्वेट पे गया जहाँ पे मैं रेगुलर बुकिंग्स करवाता था, उसको जब मैंने कहा ना आप महंगा दे रहे हो, वो नया बैंक्वेट खुला है ना वो मुझे सस्ता दे रहा है, उसने कहा सर आप एक काम करिएगा, उसकी प्लेट क्रॉकरी उठा के चेक कर लीजिएगा। आप एक काम करिएगा, उसकी टेबल पे जो फ्रिल ना कपड़ा वो उठा के एक बार टेबल की शक्ल देख लीजिएगा। आप वहां पे वेटर्स देख लीजिएगा, मुंह में मेनपुरी ना हो ना हम बैठे हैं। मुझे दिल पे लगी बात है। मैं कहा वाकई में इसको कैसे पता है? इनको पता है कि हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या है। उसने बोला पार्किंग कहाँ करोगे वहाँ? मैं सोचा वाकई में पब्लिक स्कूल के बाहर पार्किंग तो है नहीं, और मेहमान आएंगे गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? कासिम बैंक्वेट के पास तो इतना बड़ा प्लॉट है। स्पेशलिस्ट नॉलेज चाहिए होती है। ऐसे ही नहीं आता मुंह उठा के कोई भी कॉम्पीट कर जाएगा, लेकिन उसको स्पेशलिस्ट टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है। अगर नहीं चाहिए कुछ भी, कोई भी आ सकता है, तो थ्रेट इज ओपन। लेकिन अगर स्पेशलिस्ट नॉलेज चाहिए तो मुश्किल है कि हमें हिला सके। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा वैसे। सिनर्जाइज, जब हम लार्जर स्केल पे काम करते हैं, जिस तरह एक सुपर स्टोर होता है, तो सुपर स्टोर क्या करता है, इतना बड़ा स्टोर खोलता है और हर तरह की चीज़ें बेच रहा होता है उसमें। दाऊद है मिसाल, एक बड़ा मार्ट है, चेज है, इतना बड़ा मार्ट है, उसमें हर तरह के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। और उसको क्या होता है कि बल्क में खरीदने की वजह से हर चीज़ इतनी सस्ती पड़ती है कि आम दुकानदार उसे कॉम्पीट कर नहीं पाएगा। तो अगर आपके पास वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, नया बंदा आपको शायद कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। लेकिन व्हाट हैपेंड विद मैक्स बचत, हमारे हैदराबाद में सबसे बड़ा जो स्टोर खुला था पहले वो मैक्स बचत था, और सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स वही देता था। लेकिन उसके पास सिर्फ बेसिक नेसेसिटी के आइटम्स थे। लेकिन जैसे ही चेज आया या दाऊद आया या मरहबा खुला, तो उसने क्या कर दिया, सिर्फ बेसिक आइटम्स में नहीं रखा, उसने टॉयज़ की कैटेगरी, प्लास्टिक की कैटेगरी, साइकिल्स हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, वो सारी रेंज बना दी। जिससे क्या होता है, इसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का इम्पैक्ट ज़्यादा पावरफुल हो गया और उसके लिए कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। अब ये तो आवाम है कि चली जाती है वहाँ भी, नहीं तो अब ज़्यादा सस्ती चीज़ें में भी कोई और दे सकता हो। अगर आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो आपको कोई हिला नहीं सकेगा। टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन यानी पेटेंट्स होते हैं। जिस तरह मैंने अभी बात की कि हम कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं और अगर उसको पेटेंट करवा देते हैं, अब कोई भी दूसरी कंपनी वो पेटेंट लॉन्च या वो सही सेम टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं कर सकती, तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि सेम नाम से भी चीज़ें लॉन्च हो जाती हैं। पाकिस्तान में जिस तरह ये प्रॉब्लम है कि असली और नकली का पता ही नहीं चलता, तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो आपका न्यू एंट्रेंट है वो आपकी पोजीशन को हिला सकता है, राइट। तो क्या क्या चीज़ें हो गई, देखना है कि टाइम कितना लगेगा और कॉस्ट ऑफ एंट्री क्या है, ब्रांड आपने बनाया हुआ है या ब्रांड नहीं बनाया हुआ, और लोगों को कंसर्न नहीं है ब्रांड से, राइट। स्पेशलिस्ट नॉलेज अगर चाहिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन राइट्स है या नहीं है। दूसरा, सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, यानी जिस सप्लायर से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं, क्या वो पावरफुल है या नहीं, बार्गेनिंग में स्ट्रांग कौन है। अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ सप्लायर्स बहुत लिमिटेड है, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 1 या 2 बंदे ऐसे हैं जो ये चीज करवाते हैं। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटीज हैं, बंदा तड़प रहा होता है, आईबीए बिजनेस यूनिवर्सिटी की बात करें तो आईबीए और लम्स में जाने के लिए तड़प रहा होता है, उन्होंने फीस हाई कर दी और हाई ही रखते हैं, एंट्री नहीं देते, लेकिन वहां पे उनका पावर स्ट्रांग है। तो अगर लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं या एका दुका सप्लायर है तो उसका पावर ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और अगर वो कल को डाइवर्ट हो जाता है, किसी और को चीज़ देना शुरू कर देता है, तो मुमकिन है आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन थोड़ी वीक रहे। अगर वो कीमतें बढ़ा देता है और आप कस्टमर को पास ऑन नहीं कर सकते, जिस तरह गाड़ियों के मैटर में है
अब तक क्या हुआ कि टोयोटा ने, सुजुकी ने, होंडा ने, तमाम ने जैसे ही डॉलर डीवैल्यू, रुपी डीवैल्यू टक्कर के प्राइसेस बढ़ा दी। हम क्या कर सके? उन्होंने पहले कहा कि भाई अगर आपकी बुकिंग है तो आपके प्राइस आपके ऊपर नहीं लगेंगी, फिर कहा कि अगर बुकिंग भी है फिर भी आप इंक्रीमेंट लगेगा। हम क्या कर सके? फिर कहा कि अगर फुल पेमेंट है तो इंक्रीमेंट आपके ऊपर नहीं लगेगा। बाद में कहा कि बेशक फुल पेमेंट है फिर भी इंक्रीमेंट आपके ऊपर लगेगा। हम क्या कर सके? इसमें हमारी पोजीशन क्या होगी? कस्टमर की वीक, और जो सप्लायर की पोजीशन है वो स्ट्रांग हुई। सिमिलरली साइज ऑफ सप्लायर्स, कि अगर कोई बड़ा सप्लायर है जो हमें सस्ते पे चीज़ दे पा रहा है तो वो पावरफुल है। अगर वो हमारे ऊपर कोई बर्डन पास ऑन करेगा तो मे बी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यूनिकनेस कि इसकी चीज़ इसकी है, जैपनीज़ है। ये चाइना के जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं ना, भले कितने ही अच्छे हों, लेकिन अगर एसी खरीदना है ना तो आपने पैनासोनिक का लेना है, मिसाल के तौर पे सैमसंग का ले लेना, ग्री का ले लेना, एक नंबर चीज़ है। हालांकि सप्लायर्स हैं तो ज़्यादा, लेकिन किसी सप्लायर की जो चीज़ है ना वो यूनिक है। हम उस यूनिकनेस की वजह से उसकी चीज़ खरीदने में मजबूर हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूट, कि इस सप्लायर को छोड़ के कहीं हम और जा सकते हैं। अगर ये कल को हमें महंगा दे देता है, ये नहीं बनता हमारे साथ, तो क्या हम इसके प्रोडक्ट की जगह पे कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं? अगर हाँ, तो उसकी पोजीशन वीक होगी, वो आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर सप्लायर के प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट, कोई नेमल बदल नहीं है, आप इसके अलावा कहीं जा नहीं सकते, इसी की चीज़ इस्तेमाल करनी है, तो पावरफुल होगा। एक वर्ड जो अब हम बार बार पढ़ेंगे, दैट इज स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट का मकसद क्या होता है कि एक सप्लायर को छोड़ के अगर हम दूसरे सप्लायर के पास जाएंगे तो हमारा खर्चा कितना आएगा और हमें नुकसान कितना हो सकता है। एक वक्त होता था, मोबाइल की जो सिम आई ना, मोबिलिंग की और यूफोन की, मैं कैसे 2003-4 की बात है या 2001-2 की बात है, एक सिम 5,000 रुपये की होती थी। आप भी अपने बड़ों से पूछेंगे तो बोलेंगे मैंने 10,000 की ली थी, मैंने 8,000 की ली थी। फिर बाद में नई सिम्स आई, पाकटेल आया, वारिद आया, टेलीनॉर आया, लेकिन लोग स्विच नहीं कर रहे थे। क्यों? फिर 8,000, फिर 5,000 देने पड़ेंगे, और जो दिए ये होगी पैसों के। दूसरा, यार पैकेजेस तो उसके सस्ते हैं, नेटवर्क तो वो अच्छा है, लेकिन सबको मैंने ये नंबर दिया हुआ है। अब अगर नंबर चेंज करता हूं तो सबको कहां बताता फिरूंगा कि मैंने नंबर चेंज कर लिया है, और तब इतना इजी कम्युनिकेशन चैनल्स थे नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्विचिंग कॉस्ट। अगर हम एक स्कूल छोड़ के दूसरे में जाते हैं, अगर हम एक सप्लायर को छोड़ के दूसरे सप्लायर के पास जाते हैं, अगर आपका एग्रीमेंट किया हुआ है तो यू आर बाउंड। अगर ऐसा कोई नहीं है, मिसाल अब मोबाइल नेटवर्क सिम चेंज करना, हाँ ना, नंबर बदलो, उल्टा सिम भी ले जाओ, फ्री मिनट्स भी ले जाओ, फ्री बैलेंस भी डाल के दे दूंगा, तुम सिर्फ आ जाओ। अब हमारी स्विचिंग बहुत आसान होगी। वो रास्ते पे खड़े होते हैं कि भाई सिम ले लो, सिम ले लो, फ्री में ले लो, इतने फ्री मिनट्स हैं, इतना बैलेंस भी पड़ा हुआ है सिम के अंदर, बस ले जाओ हमसे। स्विचिंग कॉस्ट क्या हो गई? चीप हो गई। अब सप्लायर थ्रेड पे आ गया। अब अगर आप MNP करवाओगे ना, क्योंकि जब भी आपको सिम का नेटवर्क चेंज करना होता है, MNP का एक मैसेज भेजना होता है। आप जिसकी सिम यूज़ कर रहे हो वो आपको फ़ोन कर देगा कि सर खैरियत, क्या हो गया, आप क्यों जा रहे हैं? एक वक्त होता था, हम किसी स्कूल में गए थे, अपनी बेटी के हवाले से पूछने गए थे, वो भरम करार लगा कि भाई वी आर ब्रांड, नाम नहीं ले रहा मैं, वी आर ब्रांड। हम जब उसके पास गए तो उसने इतनी सी चिट थमा दी कि इतनी एडमिशन फ़ी है, इतनी मंथली फ़ी है। मैं कहा इसको बाद में देखते हैं पैसों को, व्हाट इज़ डिफरेंट, आप ऐसा क्या करवाते हो जो बाकी स्कूल्स नहीं करवाते? सर वी आर ब्रांड। हमने कहा यार हम ऐसे कपड़ा भी नहीं खरीदते, ब्रांड देख के, हम चीज़ देखते हैं। विजिट करवा सकते हो, टीचर से मिलवा सकते हो, तो बात समझ में आई, नहीं तो खुदा हाफिज़। हमने जब अपना बैकग्राउंड बताया तो उसने कहा सर आप मिल लें, थोड़ा वेट कर लें, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। बहरहाल उन्होंने मिलवाया। अब क्या है, प्राइवेट स्कूल्स इतने खुल गए कि इनके एडमिशन्स ड्रॉप हो गए। सस्ते सस्ते स्कूल 6,000 वाले, 8,000 वाले, और ये 18,000 20,000 वाला स्कूल था।
अब के बार जब मैं उनके पास गया दूसरी बेटी के लिए, तो ये पूरा स्कूल विजिट कराने के लिए रेडी थे। सर हम स्विमिंग पूल भी बना रहे हैं, हमने इतना बड़ा ग्राउंड भी है, हम बच्चों को एंटरटेन भी करते हैं, ये हमारी टीचर्स हैं, खुद ही मिलवा रहे हैं। क्या हुआ? अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया, उनकी पोजीशन वीक हो गई। हमें देखना है कि जो सप्लायर है हमारा वो स्ट्रांग है या हम। अगर सप्लायर ज़्यादा है ना, हम बोलते ना हमारे लिए लोग बहुत, तुम्हारे लिए नौकरियां बहुत, जाओ नहीं कर रहा ना काम हमारे साथ, कोई मसला नहीं है, तुम्हें और नौकरियां मिल जाएंगी, हमारे लोग मिल जाएंगे। सप्लायर्स अगर ज़्यादा हैं तो हम उसको थ्रेटन कर सकते हैं कि यार वो बराबर वाला तो इतने का दे रहा था, हमारी बार्गेनिंग स्ट्रांग होगी। और साइज ऑफ सप्लायर्स, अगर कोई जाइंट है जो कि सस्ता ही दे सकता है, इससे कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। जिस तरह हम कहते हैं ना, हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं मगरमच्छ है। कुछ लोग होते हैं जो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, उनसे कोई कॉम्पीट नहीं कर पाता, वही सस्ता देंगे, आप भले पूरी दुनिया घूम के आ जाओ। उसकी यूनिकनेस है, चीज़ अलग है भाई उसकी, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है अगर, और इसके प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी हम इसके बगैर आगे चल नहीं सकते। तो मिसाल के तौर पे हम केक्स बनाते हैं, और केक्स के लिए मिसाल द बॉम्बे बेकरी है, वो कहते हैं कि अंडे जो सप्लाई करता है ना, वो बंदा कहता है कि अंडे के ऊपर सिर्फ एक निशान भी होगा ना, वो वापस कर देता है। अब अंडे के ऊपर निशान होते हैं, लेकिन एक बंदा बैठ के सारे अंडे वॉश करके, साफ़ करके, क्लीन करके इनको पहुँचाता है। एक अलग बंदा रखा हुआ है जो बॉम्बे बेकरी को अंडे डिलीवर करने से पहले पूरे साफ़ करता है, कि हल्का सा दाग भी होगा ना, वो अंडा वापस कर देगा। क्योंकि चीज़ें खरीदता इतनी है कि सप्लायर कहता है साईं आप खरीदो, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, आप नाराज़ ना हो। लेकिन अगर शॉर्ट हो जाए वो चीज़, तो फिर हम मिन्नतें करेंगे यार दे दो, खैर थोड़ा निशान चल जाएगा, मसला नहीं है। नेक्स्ट इज कस्टमर्स बार्गेनिंग पावर। अब हम बीच में हैं, एक हमारा सप्लायर है, एक हमारा कस्टमर है। हमें देखना है कि कस्टमर स्ट्रांग है या हम, किसका पावर ज़्यादा है। कैसे पता चलेगा? पहला हमने देखा नंबर ऑफ कस्टमर्स कौन कितने हैं। जिस तरह एक दुकान होती है, मार्केट के अंदर हज़ारों कस्टमर, लाखों कस्टमर आ रहे होते हैं, कुछ बैठते हैं, कुछ चले जाते हैं, हम आवाज़ नहीं लगाते, जाओ भाई लेना है तो बताओ, नहीं तो जाओ। जिस तरह डेयरी पे कभी रश लगा होता है, लाइन लगी होती है, कोई अगर भरम करवाता है, कल दूध आया था फट गया, बेकार दूध था तुम्हारा, बोला हट भाई तुम बताओ। ये बोल रहा है मैं तो कंप्लेंट कर रहा हूँ यार, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। वो बोले हाँ हाँ किसी और को करना, तुम बताओ। उस डेयरी को कंसर्न नहीं है इस बात से कि वो कंप्लेंट कर रहा है कि कल जो दूध दिया था वो सही नहीं था। मैं पावरफुल हूं, आप पावरफुल नहीं हो, क्योंकि मेरे पास लाइन लगी हुई है कस्टमर्स की, मैं एक एक को खड़े होकर सुनूंगा क्या? लेकिन अगर लिमिटेड कस्टमर्स हैं ही लिमिटेड स्टूडेंट्स, हैं ही लिमिटेड कस्टमर्स, अगर इनको भी नाराज़ करता फिरूंगा तो पीछे बचेगा कौन? तो ये कंपनीज कहती है कस्टमर इज़ द बॉस, कस्टमर इज़ किंग, इनको नाराज़ नहीं करो। दूसरा साइज ऑफ ऑर्डर, इस पर भी आता है कि अगर मिसाल हम एक सप्लायर हो और द बॉम्बे बेकरी हमारा कस्टमर हो, और पता चले कि वो दूसरे एक सप्लायर से भी बात कर रहा है, हम तो हिल जाएंगे ना। क्या बोलेंगे बस सर खैरियत, हमसे कोई नाराज़गी है, क्यों ले रहे हैं आप? हमें पता चला था आप दूसरों से बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने चंद पैसे भी महंगा दिया ना, जिस तरह मैक्स बचत के बारे से बड़ा फेमस था, वो कहता है, सप्लायर कहता है कि हम जब उसको चीज़ इन्वॉइस करते हैं ना, और अगर उसको पता चल गया कि मैंने दूसरे किसी कस्टमर को इससे सस्ता इन्वॉइस किया है, वो मुझे इन्वॉइस के पैसे नहीं देगा, वो मुझे उतने ही पैसे देगा जितना मैंने किसी और को डिलीवर किया है। यानी मैक्स बजट को जब मैंने डिलीवर करना है, वो चीपेस्ट रेट पे करना है, उसको मैं महंगे पे सप्लाई नहीं कर सकता। उसको कहीं से भी अगर पता चल गया ना कि मैंने किसी और को सस्ता दिया है, वो मुझे पैसे रोक देगा, पेमेंट रोक देगा, और हम उसको नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुझसे जो चीज़ें खरीदता है बहुत ज़्यादा खरीदता है। हम एक दुकानदार के पास जाते हैं, सर आपके पास तो हम आते रहते हैं, हम तो आपके रेगुलर कस्टमर हैं, तो एक अलग ही इज्जत देता है। अगर वो पहचानता है कि ये मेरा रेगुलर कस्टमर है और हेयर कट करवाने आए, तो दूसरों को बोलेगा साइड हो जाओ, ये रेगुलर है मेरा, वो आपको नाराज़ नहीं करना चाहेगा। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट्स, कि यार इसका चीज़ और जो मार्केट में बाकी मिलने वाली चीज़ें हैं उनमें डिफरेंस है। अगर नहीं है, 19-20 है, सारी एक जैसी तो है, तो हम जो उसको सप्लाई कर रहे हैं चीज़, अगर हमारी चीज़ में डिफरेंस है, यूनिक है, तो कस्टमर बोलेगा खरीदनी तो इसी से है। लेकिन अगर ये होता है कि बोला
19-20 तो है, बाकी चीज़ें भी मिल रही हैं और मुझे भी पता है कि बाकी चीज़ें भी वैसी ही हैं, तो फिर मेरी पोजीशन वीक हो जाएगी, कस्टमर का पावर स्ट्रांग हो जाएगा। स्विचिंग कॉस्ट अगेन, कि अगर वो मुझे छोड़ के गया तो क्या बड़ा आसानी से जा सकता है, या फिर ब्रीच होगा, या उसको बड़ी कॉस्ट पड़ेगी। प्राइस डिफरेंसेस एंड सेंसिटिविटी, कि हम अगर चीज़ें जो सप्लाई कर रहे हैं वो इतने कॉम्पिटिटिव रेट्स पे हैं, इतनी सस्ती है कि और कोई इतना सस्ता डिलीवर कर ही नहीं सकता। अगेन हम मगरमच्छ हैं, तो हमारी कॉम्पिटिटिव पोजीशन स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर कस्टमर्स लिमिटेड हैं तो आपका कस्टमर पावरफुल हो जाएगा। अगर साइज ऑफ ऑर्डर ज़्यादा है एक कस्टमर की, मिसाल एक ही कस्टमर आपके यहाँ से 100 मन 200 मन दूध लेके जाता है, तो हम तो उसको पाँव पड़ जाएंगे ना कि भाई नाराज़ ना हो, साइज ऑफ ऑर्डर ज़्यादा है, और वो किसी और के पास गया तो हमारे बिजनेस को एक मेजर कस्टमर लॉस हो जाएगा। अगर डिफरेंसेस प्रोडक्ट्स में ज़्यादा नहीं है, खास नहीं है, हम अपनी पोजीशन खो सकते हैं। स्विचिंग कॉस्ट, कि उसको कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मुझसे ना खरीदा किसी और से ले लिया तो ले सकता है, और प्राइस डिफरेंसेस इतने ज़्यादा नहीं है। आप जब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाएंगे, उनसे पूछे एसी कितने का है, वॉशिंग मशीन कितना है, टेलीविज़न कितने का है। अगर आप नॉलेजेबल कस्टमर हों और उसको बोले यार इतने की कॉस्ट है, इतना आप मार्कअप रख रहे हो, ज़्यादा है, मेरी फ़लाँ से बात चल रही है, फ़लाँ से बात चल रही है, ये सिर्फ इतना आपसे कमाएंगे, इनको फॉरेन ट्रिप मिलती है, टारगेट करने पर इनको उम्रे का टिकट मिलता है, ये सिर्फ उतना मार्जिन रख के आपको चीज़ बेच सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको पता हो कि बाकी लोग कितने में दे रहे हैं चीज़। जिस तरह इंश्योरेंस एजेंट होता है, इंश्योरेंस करवाने के पीछे वो अपनी कमीशन भी छोड़ देता है, सिर्फ मेरा टारगेट हो जाएगा, आप ले जाओ चीज़, मैं आपसे कमीशन नहीं लूँगा, राइट। तो देखना है कि हम कितना स्ट्रॉन्ग हैं। अगर बाकी जगहों पे भी ये चीज़ें मिल रही हैं तो हमारी पोजीशन शेकी है, ये फोर्स बहुत खतरनाक है कस्टमर का। सेकेंड लास्ट, थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट हम कहते हैं ऑल्टरनेट्स को या नेमल बदल को, कि अगर ये ना मिला तो ये पी जाएगा, अगर चाय ना मिली तो ठंडा पी जाएगा। मिसाल के तौर पे गीज़र है, एक होते हैं इलेक्ट्रिक गीज़र्स, एक होते हैं गैस गीज़र्स, ठीक है। अब दोनों में ऑप्शंस हैं। अगर हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक गीज़र है और जो मार्केट में मिल रहे हैं वो गैस गीज़र्स हैं, अगर गैस की कीमतें महंगी हो जाती हैं तो लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक गीज़र्स की तरफ स्विच कर जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूट। अगर कोई सब्सटीट्यूट आ गया, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि सिगरेट के अगेंस्ट बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स आ रहे हैं, पॉड आ रहा है, सही है, एक ई सिगरेट आ रही है, या एक वेलो पता नहीं क्या दे रहे हैं कि उसको कंज्यूम करने के बाद सिगरेट की तलब नहीं होगी, ये सब्सटीट्यूट्स हैं। अगर के वो सब्सटीट्यूट्स उनको मिल गए, शीशा मिल गया, पॉड मिल गया, तो मे बी हमारे कस्टमर्स ड्रॉप आउट हो जाए। सब्सटीट्यूट्स कितने हैं, जिस तरह अगर हम इंटरनेट कनेक्शन देते हैं और हम कहते हैं भाई हमारा इंटरनेट कनेक्शन बड़ा बेहतरीन है, पीटीसीएल एक वक्त में इंटरनेट का किंग होता था, लेकिन जैसे ही 3G 4G आया, जैसे ही फाइबर नेट आया, फाइबर लिंक, स्टॉर्म फाइबर आया, तो क्या हुआ, पीटीसीएल की जो पोजीशन है वो आहिस्ता 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 डाउन होती गई। सब्सटीट्यूट्स, पहला कि क्या इस मार्केट में सब्सटीट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी जो चीज़ आप बेच रहे हैं, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, इसका कोई सब्सटीट्यूट हो सकता है। अगर नहीं तो आप स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हाँ, कोल्ड ड्रिंक सप्लायर्स और भी बहुत ज़्यादा, जिस तरह कोक एंड पेप्सी हैं, राइवल्स है ना। आप कभी भी देखोगे, हमारे एक बार हमने पेप्सी के जनरल मैनेजर को बुलाया था किसी इवेंट में, और उस रेस्टोरेंट में जहां हमने दावत की थी वहां कोक के प्रोडक्ट्स थे। तो उसको जैसे हमने बोला सर ड्रिंक ले, तो उसने हाथ तो बढ़ाया लेकिन ऐसे रुक गया, तो नहीं मैं नहीं ले रहा। तो हमने रियलाइज़ कर लिया कि इस वजह से नहीं ले रहा क्योंकि ये कोक का प्रोडक्ट है। हमने फ़ौरन से वेटर को भगाया, उसने कहा हमारे पास पेप्सी होती नहीं है। हमने कहा भागो, ले आओ कहीं से भी, क्योंकि ये उसको टच नहीं करेगा, क्योंकि मार्केटिंग के बंदे होते हैं ना, ये इस बात का ख्याल रखते हैं। सब्सटीट्यूट्स, अगर सब्सटीट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी पोजीशन वीक हो सकती है। अगर सब्सटीट्यूट्स नहीं है, शेयर है आप। जो सब्सटीट्यूट्स उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। आप स्मार्ट टीवी ले लें, या एक बॉक्स आता है, सही है, Xiaomi का आता है या मुख्तलिफ आता है, स्मार्ट बॉक्स कहता है। आप उस बॉक्स को लगा दें, आपकी टीवी स्मार्ट बन जाएगी।
अब ये क्या सब्स्टिट्यूट है? अगर ये अच्छा परफॉर्म कर गया तो लोग स्मार्ट टीवी खरीदना बंद कर देंगे। ये 5000 में एक सादा टीवी स्मार्ट बन रही है तो फुजूल में लाखों रुपए की स्मार्ट टीवी क्यों लें? लेकिन फ़र्क आता है उसकी परफॉर्मेंस, वो बहुत स्लो है। यूट्यूब जब आप चलाएंगे ना उस पर, तो बटन दबा के सो जाओ, एप्लीकेशन खोली रिलैक्स हो जाओ जब तक खुले। लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस फास्ट हो गई, अगर उसकी रैम प्रोसेसर स्ट्रांग हो गया, तो ये हो सकता है कि लोग स्मार्ट टीवी को खरीदना बंद कर दें, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं। केबल लोगों ने कटवा दी है, शायद आपके घर में भी ना हो, मेरे घर में भी नहीं है। टेलीफोन PTCL भी हमने डिडक्ट करवा दी हो, क्योंकि जब अब वायरलेस मोबाइल फ़ोन है तो अब PTCL कौन यूज़ करेगा? लैंडलाइन। क्या था? इसका सब्स्टिट्यूट आ गया। इसी तरीके से जब व्हाट्सएप आ गया, जो कि वॉइस कॉल का सब्स्टिट्यूट है, तो हमने SMS करना भी छोड़ दिए और वॉइस कॉल मिलाना भी छोड़ दी, कैरियर कॉल करना भी छोड़ दी। क्यों? सब्स्टिट्यूट। और देखना उसकी परफॉर्मेंस, व्हाट्सएप कॉल ठीक होती है या डिस्टर्बेंस होती है? बेहतरीन है। लेकिन शुरू में जब आई थी वाइबर कॉल या व्हाट्सएप कॉल, तो डिस्टर्बेंस, यानी आधा बात करके बोलते यार कैरियर पे कॉल कर रहा हूँ। लेकिन अब कैरियर कॉल से ज़्यादा बेहतर व्हाट्सएप कॉल है। हमें देखना है कि उस सब्स्टिट्यूट की परफॉर्मेंस कैसी है। अगेन स्विचिंग कॉस्ट, कि अगर आपका कस्टमर या जो मार्केट है वो सब्स्टिट्यूट पे चली जाती है तो उसको उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी? अगर हैवी कॉस्ट है, मिसाल के तौर पे आपने एक चीज़ देखी, रशिया से ऑयल क्यों नहीं खरीद रहे हम? तो पता चला कि इसमें हाई सल्फर है और पाकिस्तान के पास जो रिफाइनरीज हैं वो रशियन क्रूड को रिफाइन कर ही नहीं सकती। उन्होंने कहा क्यों, बाकी जो करती हैं? बोला ऐसे हो सकती है, लेकिन हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, शायद इतना तो फायदा भी नहीं होगा जितना हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर लग जाएगा। मेरे कज़न से बात हो रही थी, वो थरकोल में है। शहबाज शरीफ का कुछ टाइम पहले बयान आया था कि हमने जो कोल के प्लांट लगाए वो भी इंपोर्टेड कोयले के लगाए। तो मैंने उससे पूछा ये क्या मकसद है? कोयला तो कोयला है, जो आपका इस्लाम कोर्ट से थर से कोयला निकल रहा है वो लगा दो ना उस प्लांट में। बोला नहीं, ये वाला कोयला उस प्लांट के अंदर यूज नहीं हो सकता। तो मैं कहा ये क्या तरीका है? अपना है तो सही है ना, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है कोल भी। तो बोला होने के लिए हो सकता है, लेकिन उन प्लांट पे हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूट तो मौजूद है कि हम इंपोर्टेड कोयले की जगह पे लोकल कोयल यूज कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज स्विचिंग कॉस्ट। तो अगर CNG सस्ती होती है एज कंपेयर टू पेट्रोल और CNG का सिस्टम महंगा होता, इतना महंगा होता कि इतनी बचत भी ना होती, तो लोग क्या करते? पेट्रोल पे रह जाते। लेकिन जब पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट था CNG, कि आप अपनी पेट्रोल इंजन को CNG कर सकते हैं, कोई नहीं, 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा है, तो कितने लोगों ने CNG लगवा दी अपनी गाड़ी में? सब्स्टिट्यूट। और उसके लिए देखना है स्विचिंग कॉस्ट। लास्ट, फैशन ट्रेंड्स, कि अगर सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब लोग ना चाहते हुए भी स्मार्ट वॉचेस की तरफ आ रहे हैं। क्या है? अब ये सब्स्टिट्यूट्स, तो अगर हम वॉच सप्लायर हैं, वॉच प्रोड्यूसर्स हैं, तो हमें एक कंपटीशन का एक थ्रेट होगा, क्योंकि अब एक नया प्रोडक्ट आ गया है, लोग जिसकी तरफ बड़े तेज़ी से स्विच कर रहा है और हमारी मार्केट से लोग डिक्लाइन करते जा रहे हैं। फाइनली हमें देखना है कॉम्पिटिटिव राइवलरी, कि आपकी पोजीशन रहेगी क्या। अगर आपकी मार्केट में नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स नहीं है, आप अकेले ही हो, जिसको आपने पढ़ा था मोनोपोली, अकेले ही हैं, तो कस्टमर जाएगा कहाँ? एक ही तो है पूरे हैदराबाद में। स्टूडेंट अगर जाएगा भी तो जाएगा कहाँ? ये क्या है? देखना है कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स क्या है। लेकिन एट द सेम टाइम में अगर हम ऐसी मार्केट में बैठे हो जहाँ कदम कदम पे कॉलेज है, तो हम डिस्काउंट्स देंगे, पैकेजेस देंगे, सर आप इतने में दे दो, सर कोई नहीं इंस्टॉलमेंट कर देंगे, हम आपको A1 ग्रेड पे 50% ऑफ कर देंगे, सर बच्चा हमारे पास छोड़ के जाए, बराबर भी नहीं लेके जाना। बहुत सी मार्केट में ऐसा होता है कि दुकान से अगर कस्टमर उतरा ना, तो ये समझ जाता है कि अब वापस नहीं आएगा, कि दूसरा इसको घेर लेगा, इसलिए वो आखिरी दम तक कोशिश करता है कि इसको दुकान से नहीं उतारने देना। आप बात करो, आप बोलो तो सही। वो कहता है मुझसे से बात करो, फिर हम क्या करते हैं? सहारा लेते हैं कि भाई सुन्नत पूरी करता हूँ, 4 दुकानें घूम के आता हूँ या 3 दुकानें घूम के आता हूँ। वो कहता है अब ये ऐसी बात कर दी कि जाओ, और पता है कि ये पलट के आने वाला नहीं। दूसरा, कॉम्पिटिटर्स की साइज क्या है। अगर वो तुच्चे तुच्चे से है, मेरे आगे छोटे छोटे से है, मैं बोलूँगा भले खेलते रहो,
क्योंकि वो फ्रेगमेंटेड मार्केट कैप्चर करेगा, मैं बड़ी मार्केट कैप्चर करूंगा। तो अगर जनरल स्टोर्स तो बहुत है, लेकिन मैं पूरे हैदराबाद का एक सुपर स्टोर हूं, तो जो बड़ी सेल है, करोड़ों रुपए की सेल है, वो मैं करवाता हूं। आप जो हजारों सैकड़ों 100 रुपए की सेल है ना, वो 10-10 रुपए की वो आप करते हो, चिल्लर वाली, करो भले। लेकिन अगर मेरा कॉम्पिटिटर मेरे सामने खड़ा हो जाता है जो कि जाइंट है, मिसाल हैदराबाद में इम्तियाज आ जाता है, हिल जाएंगे ना, बोलेंगे यार इतनी सी मार्केट है, सब आ जाओ इसमें। जिस तरह कारफोर की बातें चल रही है कि हैदराबाद में कारफोर भी खोलने वाला है अपना सुपर स्टोर, तो ये मरहबा क्या करेगा, ये चेज क्या करेगा, ये मैक्स बचत क्या करेगा, ये दाऊद क्या करेगा, ये बेगमार्ट क्या करेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता पर डिक्लाइनिंग में चले जा सकता है। क्वालिटी डिफरेंसेस अगर हम देखते हैं यार, चाइनीज प्रोडक्ट चाइनीज है, बिग 3 ने कहा कि टेंशन नहीं, लाओ जो गाड़ियां लानी है ना मार्केट में लाओ, हमें टेंशन नहीं है। तो लोगों ने वाकई में ऑब्जर्व किया कि यार सिविक में बैठ के देखो और किसी चाइनीज ब्रांड में बैठ के देखो, पता चल जाता है कि चाइनीज ब्रांड में बैठा है, अगर ऐसा है। लेकिन अगर चाइनीज ब्रांड ने इतनी हाई क्वालिटी लग्जरियस गाड़ी बना दी है कि पता नहीं चल रहा कि जैपनीज है कि चाइनीज है, तो थ्रेट हो सकता है। वी नीड टू सी कि हमारा जो राइवलरी, जो कॉम्पिटिटर है, उसमें क्वालिटी डिफरेंसेस, कि भाई हमारे पास जो ट्यूटर्स हैं या जो हमारे पास चीज़ चलती है उसमें ये खासियत है। आप बाकी स्कूल्स में जाओगे, बाकी कॉलेजेस में जाओगे, बाकी जगह पे सीए करोगे, ये पढ़ाएंगे आपको। अगर आप में क्वालिटी डिफरेंस है, चार्ज योर फीस। स्विचिंग कॉस्ट अगेन, ठीक है, स्विचिंग कॉस्ट, स्विचिंग कॉस्ट, स्विचिंग कॉस्ट, स्विचिंग कॉस्ट, कि अगर हमें छोड़ के कस्टमर जाता है और अगर कॉस्ट हैवी है, उस कॉम्पिटिटर के पास जाने की कॉस्ट हैवी है, तो वो नहीं जाएगा, फिर हम पोजीशन हमारी स्ट्रांग होगी। या अगर दूसरे कॉम्पिटिटर को छोड़ के हमारे पास आना भी स्विचिंग कॉस्ट हाई है, हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसा सेटअप बनाएं कि अगर कस्टमर को किसी दूसरे को छोड़ के हमारे पास आ रहा है तो हम वेलकम करें। जिस तरह मिसाल जो ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइडर्स होंगे या कॉलेजेस होंगे, अच्छा यहाँ से पढ़ के आए हो, अच्छा ठीक है तुम्हारे लिए 50% ऑफ। क्यों भाई? क्योंकि उसको पता है कि यार फलां का कस्टमर है, फलां का स्टूडेंट है, इसको तोड़ना है, पॉसिबल स्विचिंग कॉस्ट। नेक्स्ट कम्स कस्टमर लॉयल्टी। कुछ ब्रांड्स के साथ ना कस्टमर की लॉयल्टी सी बन जाती है, वो क्रेजी फैन हो जाते हैं। जिस तरह आईफोन है, अगर हर बदलता हुआ प्रोडक्ट कुछ नया नहीं भी दे रहा ना, कैमरा के अलावा और बैटरी के अलावा, तो भी कस्टमर क्या बोलेगा, आईफोन आईफोन है। जिस तरह मिसाल मेरी लॉयल्टी नोट सीरीज के साथ है सैमसंग के, तो मैं नोट को स्विच ही नहीं करना चाहता। भले आप मुझे कितने अच्छे प्रोडक्ट्स और कितने सस्ते प्रोडक्ट्स दे दो, लेकिन मेरा जहन क्या है, नोट, उसके बगैर नहीं यूज करेंगे। तो अगर कस्टमर की लॉयल्टी है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ, किसी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के साथ, तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा। इसी तरीके से हम अगर लॉयल्टी डेवलप कर लें, हम अगर लॉयल्टी डेवलप कर दे, कस्टमर जाने की करेगा ही नहीं, हमारा फ़ोन ही खरीदेगा, हमारी गाड़ी ही खरीदेगा। लास्ट, देयर आर बैरियर्स टू एग्जिट। जिस तरह स्कूल्स की मैंने बात बताई कि हम उनको ये कह देते कि बेटा जा रहे हो जाओ, लेकिन वापस नहीं आने दूंगा। जिस तरह अक्सर दुकानदार क्या कहता है कि भाई आखिरी बार बोल रहा हूं, ये दुकान से उतरने के बाद ये रेट नहीं रहेगा, तो कस्टमर डर जाता है कि अगर बराबर वाले ने इससे भी महंगा दिया तो क्या करूंगा, ये तो ऑफर से हट जाएगा। इसने कहा भाई मेरी ऑफर वैलिड है, चौखट से उतरे, ऑफर वॉइड, अब नहीं दूंगा इतने में, भले घूम के आ जाओ। तो ये क्या है, ये बैरियर्स टू एग्जिट होता है। पोर्टर ने कहा कि आप एनालाइज करें। मुमकिन तौर पे अब इतना लंबा सवाल तो हमारे पास नहीं आ सकता, लेकिन एक सिनेरियो उसने दे दिया। आप उसके पांचों तरीके से फोर्सेस देखेंगे। किसी जगह पे आप इजी होंगे, यानी वहां से आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन खराब नहीं होगी, और कुछ ऐसी हो सकती है जहां पे आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन वीक हो सकती है। मिसाल जिस एरिया में आप सर्विसेज दे रहे हैं वहां पे गवर्नमेंट भी वही फैसिलिटी देने का सोच रही है। जिस तरह एयरलिफ्ट एक्सप्रेस कराची में अपनी वैन चलाता था, कराची में पीपल्स मेट्रो बस सर्विस शुरू हो गई, सस्ते दाम, गवर्नमेंट की और अच्छी सर्विस। क्या अब आप वहां पे कॉम्पीट कर सकते हो? आपके लिए मुश्किल है, आप तो प्राइवेट है, इनको प्रॉफिट नहीं भी होगा मसला नहीं है, तो है ही नॉट फॉर प्रॉफिट, ये जेब से पैसा देगी। जिस तरह पंजाब में क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए फ्री, खवातीन के लिए फ्री, बुजुर्गों के लिए फ्री ट्रैवलिंग करो। तो फ्री ट्रैवलिंग का मकसद क्या है? तो हम तो नहीं फ्री में दिलवा सकते ना,
आपको मुमकिन तौर पे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी दे दी और आपने देखना है कि एंट्रेंस का न्यू थ्रेट क्या है, गवर्नमेंट आ सकती है या कोई फैसल मूवर्स आ रहा है, सेमी डेबू आ रही है, एकेसी एक्सप्रेस आ रही है, तो आप बताओगे कि जब ये आएंगे और उनके पास हाई क्वालिटी बसेस हैं और उनके पास इतना पैसा भी है, वो जल्दी अपने टर्मिनल्स लॉन्च कर देंगी, तो हमारी कंपनी के कस्टमर्स, पैसेंजर्स टूट के वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, पेट्रोल सप्लायर्स हैं, अगर हम उनसे, क्योंकि तमाम बसेस हम उन्हीं से फिल करवाते हैं और उन्होंने हमारे टर्मिनल्स पे अपने स्टेशंस लगा दिए हैं, हमें वहीं पेट्रोल डाल के देते हैं और सस्ते में डाल के देते हैं, तो हमारी पोजीशन स्ट्रांग है। जिस तरह एटीएम होती हैं, तो बहुत जगहों पे बैंक अपना एटीएम जाके वहाँ लगा देता है। तो डेवू के टर्मिनल्स पे एक दौर में एमसीबी के, एचबीएल के एटीएम्स होते थे। आप मॉल्स में जाओगे वहाँ पे एटीएम्स मिलेंगे, सुपर स्टोर्स में जाओगे वहाँ पे एटीएम्स मिलेंगे। ये बैंक उनको सप्लाई करती है कि भाई लो आप, हम आपको सर्विस दे रहे हैं। कस्टमर का बार्गेन पावर आपने देखना है, राइट, कि जो पैसेंजर्स हैं उनके पास उनकी वैल्यू क्या है कितने। अब पाकिस्तान में पैसेंजर्स इतने ज़्यादा हैं कि कराची से हैदराबाद या पंजाब की तरफ अगर हम जाते हैं तो वैन जाए फुल, बस जाए फुल, पंजाब की गाड़ियाँ आती हैं फुल, कारपूलिंग जाती है फुल, टैक्सी जाती है फुल। इस रूट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ट्रेन में भी लोग बैठ जाते हैं, क्या कराची जा रहा हूँ ट्रेन में बैठ जाता हूँ, यानी आपने कोई सोर्स नहीं छोड़ा। इतने ज़्यादा कस्टमर्स अगर आपके पास हैं तो हर ट्रांसपोर्ट बिकेगी, लेकिन अगर कस्टमर को इतने ऑप्शंस मिल गए और नंबर ऑफ कस्टमर्स कम हो गए, ट्रैवलर्स कम हो गए, तो नतीजा क्या होगा कि आपकी पोजीशन वीक हो सकती है, डाउन हो सकती है, राइट। मिसाल के तौर पे हम इसमें बात करें कि पेट्रोल की कीमत इतनी कम हो जाए कि लोगों को गाड़ी निकालना सस्ता पड़े एज कम्पेयर टू बस में जाना, तो हर बंदा बोलेगा छोड़, क्यों किसी से लिफ्ट लें, क्यों किसी से बात करें, अपनी गाड़ी निकालते हैं, वैसे भी क्या पेट्रोल पिएगी। लेकिन जब पेट्रोल की कॉस्ट एक्सपेंसिव हुई तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ, हम जैसे भी इंतजार में होंगे, अगर खुल जाए तो हम भी मेट्रो में बैठ जाए, फजूल में क्यों गाड़ियाँ निकाले, बंदा ऑप्शन ले सकता है। तो आपने कस्टमर के पावर देखा, फिर आप सब्सटीट्यूट्स का देखते हो कि लोगों के पास क्या क्या सब्सटीट्यूट्स हैं। वो बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं, बाय कार ट्रैवल कर सकते हैं, बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, बाय सीज अगर ट्रैवल कर सकते हैं, जो उनके पास बाय ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं, उनके पास सब्सटीट्यूट्स क्या हैं। अगर पता चलता है कि भाई सारे रास्ते बंद हैं, सिर्फ बाय एयर जा सकते हैं, तो हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन अगर तुर्की तक ट्रेन भी जा रही है, लेट्स से पानी का जहाज़ भी जाता है, लेट्स से बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं, अगर ऑप्शंस ज़्यादा हैं तो फिर हमारी कॉम्पिटिटिव पोजीशन वीक होगी। एंड फाइनली हमने अपनी कॉम्पिटिटिव राइवलरी चेक करनी है कि कितने कंपनीज़ हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रही हैं, उनकी साइज़ क्या है, कब बड़े लेवल पे काम करती है, हर 5-5 मिनट में उनकी बस निकल रही है, या एक दिन में 2 बसेस निकलती हैं, या हर घंटे में 1 बस निकलती है, उनकी साइज़ क्या है, उनकी ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी क्या है। जो सोहेल नंबर 1, शानदार, ऐसे लोकल बसेस चलती थी, वो पानी भी ढंग से नहीं पिलाती थी, स्टील के गिलास में देते थे, आधा मुंह में जाता था, आधा कपड़ों में गिरता था, और वहीं पे कोई सिगरेट पी रहा होता था, किसी का दम घुट रहा हो, सिक्योरिटी कोई नहीं होती थी, रास्ते में डाकू आ जाते, सबको कुछ खिला पिला के सामान ले जाते थे। लेकिन अगर इनकी क्वालिटी डिफरेंट है तो 2 रुपये महंगे ही ले लें आप, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चीज़ आप वो देना A क्लास। स्विचिंग कॉस्ट अगर कुछ भी नहीं है, आज इस बस में बैठा कल उस बस में बैठ जाऊंगा, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लॉयल्टी, अक्सर जिस तरह बुरे वक्त में कोई सपोर्ट करता है ना, तो कस्टमर कहता है यार इसको छोड़ के जाऊंगा नहीं, सबसे पहले जो सर्विस दी थी ना इसी ने दी थी, अब भले कितने भी आ जाए, लेकिन मेरा इसके साथ एक लॉयल्टी है। कुछ ब्रांड को इतना मार्केट करते हैं कि कस्टमर उनके साथ लॉयल बन जाता है। फाइन एंड फाइनली अगर एग्जिट के बैरियर्स बहुत मुश्किल हैं उस हमारे लिए या उनके लिए भी। हमारे यहाँ जिस तरह पाकिस्तान में देखो बिजनेस बंद करना इतना मुश्किल नहीं हुआ ना, अभी कारफर्स्ट ने क्या किया, हम क्लोज कर रहे हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ भेज देंगे, एम्प्लॉयज़ को एक रात में निकाल दिया, बोला जाओ बेटा घर बंद कर रहे हैं। तो अब बस ये डॉक्यूमेंटेशन होगी, 2-4 दिन में, महीने सवा में ये बिज़नेस वाइंड अप। लेकिन अगर हम कहते हैं यार हम स्कूल खोल लें, उसमें जो बच्चे आ जाएं, जिस तरह हमने एक बार कॉलेज होता था हमारा, उसमें हमने डिग्री प्रोग्राम शुरू करवा दिया। एक हम करवाते थे CA ACCA, एक हम करवाते थे डिग्री प्रोग्राम। जब वो कॉलेज हेड ऑफिस ने बंद किया ना,
तो CA/AC वालों ने चू भी नहीं बोला, उनको टेंशन ही नहीं थी। उन्होंने जो पेपर पढ़ना था पढ़ लिया, बाकी पेपर कहीं और से पढ़ लिया। लेकिन जिनके BCom और MCom और MBA थे ना, वो एहतजाज करने आ गए, क्योंकि उनका BCom आधे में रह गया। इनफैक्ट मेरा MBA भी वहाँ से आधे में रह गया। तो मैंने एक सेमेस्टर के पेपर दे दिए थे, अब दूसरे सेमेस्टर में कहाँ से करूँ? या किसी ने तीसरे सेमेस्टर के पेपर दिए थे, तो चौथा सेमेस्टर तो होगा नहीं, अब आपको 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने एहतजाज किया। वहाँ से एग्जिट लेना मुश्किल है। कुछ बिजनेसेस का एग्जिट लेना बहुत आसान है कि बसेस है, भेज देंगे। मिसाल के तौर पे मैं अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर करता हूँ और कल को बिजनेस ना चला, प्रॉपर्टी बेच दूंगा। लेकिन अगर मैंने पर्पसफुल इन्वेस्टमेंट की है जो मेरे अलावा किसी के इस्तेमाल की नहीं होगी, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट मैंने की होगी वो पूरी की पूरी ज़ाया हो जाएगी। अब अगर एग्जिट लूंगा तो मेरा ठीक ठाक अमाउंट नुकसान हो जाएगा। 5 फोर्सेस, ठीक है। और किसने बताया है? पोर्टर ने। तो मुमकिन तौर पे एक छोटा सा सिनेरियो आ सकता है, वो किसी इंडस्ट्री का जिक्र उसने छेड़ दिया, टेलीकॉम इंडस्ट्री का जिक्र छोड़ दिया, एक इंटरनेट सप्लायर का जिक्र उसने छोड़ दिया, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का जिक्र उसने छेड़ दिया। आपको बोला इस पे 5 फोर्सेस लगा के दिखाओ, तो आपने इनमें से कोई भी एक चीज़ बतानी है, पांचों में से एक एक या दो दो, कि इनको कौन कौन से फोर्सेस किस किस तरीके से तंग कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपके पास इंडस्ट्री की थोड़ी नॉलेज होगी, जो कि आप घूमते फिरते देखते हो, जो कि आप घूमते फिरते देखते हो। मिसाल एक रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट को न्यू एंट्रेंट का थ्रेट, सप्लायर का बार्गेन परचेज। मिसाल जहाँ से हम चिकन खरीदते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, जैसे ही चिकन ओपन मार्केट में महंगी होती है वो पहली फुर्सत में महंगी कर देते हैं। लेकिन हम अपनी मेन्यू को रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मेन्यू प्रिंटेड है। तो हम एक एक दिन में, 2-2 दिन में नहीं। यहाँ चिकन महंगी होती जा रही है, दालें महंगी होती जा रही हैं, आटा महंगा होता जा रहा है, लेकिन हम उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे, तो सप्लायर पावरफुल हो जाएगा। कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत हैं, अगर हमने खाना 5 मिनट लेट भी किया ना, उठ के बराबर वाले रेस्टोरेंट पे चला जाएगा। और सब्स्टिट्यूट्स, बेकरी आइटम खा लेंगे, वो घर में पका के कुछ खा लेंगे, होम डिलीवरी हो जाएगी, उनके पास बड़े सब्स्टिट्यूट्स हैं। आप नहीं देंगे तो मर जाएंगे क्या? एंड फाइनली राइवलरी। तो राइवलरी में क्या होता है, हम एक दूसरे के कस्टमर को काटते हैं। ये 5 फोर्सेस मुमकिन तौर पे आपको कोई रेस्टोरेंट की मिसाल दे दी, आपने रेस्टोरेंट के ऊपर ये 5 फोर्सेस लगा के दिखानी है, ठीक है। चलिए, ओवर फॉर टुडे।